आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार आ रहे हैं जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग में? बहुत अच्छा, शानदार। और कितने लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर चुके हैं, किसी न किसी ट्रेनिंग का हिस्सा रहे हैं? बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो जो लोग पहले किसी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनके लिए हो सकता है कि ये बोरिंग हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बोरिंग ना हो। आप लोगों को जो बताना चाहता है जनता सरकार मोर्चा, वो तो कहीं से भी पता चल जाएगा आपको। बताने के बाद जो उसका समाधान करना है, उसके समाधान करने के लिए जो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, जो संगठित रहने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए, जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, उतनी जितनी हमारी समझ बनती है उसके हिसाब से आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली जनता सरकार मोर्चा क्या है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो जनता सरकार मोर्चा है, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सेम चीज जो हम हैं, हम क्या हैं? असल में देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं है। हमने कोई संगठन नहीं बनाया आज तक, हमारा कोई प्रधान नहीं है आज तक भी, कोई प्रेसिडेंट नहीं है। पता है आपको? 24 तारीख को, अभी 3 दिन पहले 24 जनवरी को हमें गठित हुए 2 साल हो गए, और आज तक हमारा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई लीडर नहीं है। लीडरलेस मूवमेंट। और इतने लीडर हैं वो भी आपको पता है। मतलब अपने आप से नेतृत्व को उभारने के लिए, समाज से रियल लीडर्स को निकालने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन है जनता सरकार मोर्चा, जिसमें आपके ऊपर नेतृत्व थोपा नहीं जाएगा। उस नेतृत्व को आप स्वीकार करेंगे अपने आप से। जो काम करेगा उसका नेतृत्व स्वीकार है, जो ड्रामा करेगा उसका नेतृत्व नकार दिया जाएगा। जो ईमानदार है वो हमारा नेता है, ईमानदार आदमी का। क्योंकि व्यक्ति अपने से बड़े को अपना नेता बनाता है। अगर वो ईमानदार है तो वो अपने से ज्यादा ईमानदार को अपना नेता बनाता है, और अगर वो गली का गुंडा है तो वो तड़ीपार को अपना नेता बनाता है। वो बेवकूफ है तो अपने से बड़ा बेवकूफ ढूंढता है। वो जैसा है, वो जैसा अपने घर में है, वो अपने समाज में उससे बड़ा ढूंढता है, तभी तो उसको नेता मानेगा ना। वो ईमानदार आदमी बेईमान आदमी को कैसे नेता मान लेगा? तो यहां मोर्चे में क्या होगा? जो बेईमान होंगे वो बेईमानों को अपना नेता मान लेंगे, जो ईमानदार होंगे वो ईमानदारों को नेता मान लेंगे, और समाज तय कर ले। कई बार बड़ा इश्यू रहता है हमारे साथ। जैसे एक जिले में हमारे साथ क्या हुआ, हरियाणा में, क्योंकि 2 साल हो गए तो हमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी की सारी लगभग प्रॉब्लम्स का पता है। तो मेरे पास फोन आया मेरे एक साथी का, भाई साहब, मैंने कहा हाँ, जब से आपने मेरा नाम लिया है ना तब से बुरा हाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे ही आपने बोला कि ये 19 नवंबर की रैली से पहले की बात बता रहा हूं, मैंने कह दिया कि देखो वैसे तो हमारा कोई लीडर है नहीं, आपका अपना लीडर है, लेकिन 19 नवंबर की रैली के लिए मुझे जो रिपोर्टिंग करेगा वो ये बंदा करेगा। उसी टाइम पूरे जिले में 3 गुट बन गए। उसी टाइम इसको बना दिया नेता, इसको कौन मानेगा, ये कल का लड़का, हमें आंदोलन करते हुए 15 साल हो गए। वो ईगो आ गई आगे सामने।
तो मुझे उसने फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके बात हो रही है। तो मैंने कहा मेरे साथ पिछले 2 साल से यही हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारे पास भी तो ऐसे नेता हैं ना जिनको 15-15 साल 20-20 साल हो गए, उनको लगता है कि देवेंद्र तो कल आया है, इसकी क्यों सुनते हैं लोग। भाई मैं तो ज्यादा बोल रहा हूं इसलिए शायद सुनते होंगे। भाई ज्यादा बोलूंगा तभी तो सुनेंगे, कोई बोलेगा ही नहीं तो उसकी सुनेगा कौन? जो घर में बैठा रहेगा और जो बोलेगा ही नहीं उसकी सुनेगा कौन? जो ज्यादा करेगा वो अपने आप लीड करना स्टार्ट कर, वो सबसे आगे अपने आप ही पहुंच जाएगा। जो सबसे आगे है वही लीड कर रहा है, जो लीड कर रहा है वही लीडर है। लीडर ही तो नेता है। नेता का मतलब ये थोड़ी है कि जो पॉलिटिशियन वाला नेता। तो इस तरह से हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया। हमें मालूम था कि आने वाले समय में नेतृत्व जब हम देते हैं समाज को तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और मेरी मुख्य तौर पर ऐसी कोई योजना नहीं थी कि आज मैं कोई संगठन में शामिल हो जाऊं और कल को वो संगठन छोड़कर फिर कहीं और चला जाऊं। मेरी ऐसी कोई योजना नहीं थी। तो मैंने अपने साथियों को बोला, हम 21 लोग थे जिन्होंने जनता सरकार मोर्चा की नींव रखने की पहल करी थी। और मैंने एक विचार रखा, उन सबके सामने प्रस्ताव रखा, जिसको सबने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि हाँ आपने जो कहा वो ठीक है। हमने 2-3 बातें रखी। उसमें पहली बात ये थी कि जनता सरकार मोर्चा कभी भी संगठन नहीं बनाएगा। मतलब हम संगठन नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, बिना संगठन बनाए समाज के अच्छे लोगों को संगठित करेंगे, सबको संगठित करेंगे। हमारा ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं किसी को। आपका संगठन का कोई नाम है, आप जिस संगठन में काम करते हो उसी संगठन के नाम को बढ़ाइए और बोल दीजिए कि हम जनता सरकार मोर्चा के साथ हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपने 15 साल मेहनत की है, आपको वो सारी की सारी हमारी झोली में डालने की जरूरत नहीं है। आप अपने संगठन को बढ़ाइए। अब कल को आपके साथ जाति हो गई, अब हम 21 संगठन है मान लो और आप 22वां संगठन है, तो हमने कहा कि अभी तो हम लड़ रहे हैं अकेले अकेले, अब हो गए हम 21, तो ताकत हो गई 20 गुना। 22वां संगठन और आ गया, उसको लगा कि जनता सरकार मोर्चा वाले ठीक काम कर रहे हैं, हमको भी मोर्चे में शामिल होना है, आ जाओ। हमें क्या, बुरा काम करोगे तो तुम्हारे से हमारा कोई रिश्ता नहीं, समाज का नुकसान करोगे तुमसे हमारा कोई रिलेशन नहीं, समाज की भलाई के लिए करोगे तो मोस्ट वेलकम, उसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। सच के लिए लड़ोगे तो हमारे साथी हो, सच के लिए नहीं लड़ोगे तो हमारे साथी नहीं हो। देवेंद्र बल्हारा भी जब तक ठीक काम कर रहा है तब तक जनता सरकार मोर्चा का नाम यूज कर सकता है। जैसे ही उसने समाज में किसी व्यक्ति के साथ बेईमाना किया, वो जनता सरकार मोर्चा का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर बाकी 22 लोग हो गए। अब हमारी ताकत एक और बढ़ गई। आपके साथ जाति हो रही है तो वो सारे 21 संगठन आपके साथ खड़े होंगे, तो आपकी ताकत बढ़ गई। हमारे साथ जाति हो रही है, हम कोई मुद्दा उठा रहे हैं और आपको लगता है वो समाज का मुद्दा है, साथ आ जाइए। आपको लगता है कि नहीं हम इस मुद्दे में साथ नहीं आ सकते, बताइए। कोई बाउंडेशन नहीं। लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? आजादी की। आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शामिल होना ना होना इसमें भी तो आपकी आजादी काउंट होनी चाहिए। नहीं होना चाहते मत होइए, तो भी आप पार्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मजबूरी नहीं। हाँ, अगर आपको समझ आ गया कि जो लड़ाई जनता सरकार मोर्चा लड़ रहा है, समझ आ गया, समझ आने के बाद तो आप घर पे टिक ही नहीं सकते जी। मतलब आपको मन ही नहीं लगेगा आपका घर में, क्योंकि पंगा ही इतना बड़ा है, प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है, समस्या इतनी बड़ी है कि आपके पार्टिसिपेशन के बिना जीतना असंभव है। और नुकसान किसका है? आपकी अगली पीढ़ियों का। और ये सबसे बड़ा खतरा मानवता के ऊपर।
मानवता क्या, पूरी जीव जगत के ऊपर। क्यों जीव जगत का नाम क्यों लिया? वो इसलिए लिया, अगर मैं आपको कहूं कि हम संतान पैदा क्यों करते हैं, क्या जवाब होगा इस बात का? बताइए, बोलिए कोई। पीढ़ी को आगे क्यों बढ़ाना होता है? क्यों होना चाहिए? मतलब प्रॉपर्टी को आगे लेके जाने के लिए, परंपरा को आगे लेके जाने के लिए। ह्यूमैनिटी के हम ठेकेदार हैं, हम ह्यूमैनिटी के ठेकेदार हैं, इसलिए हमारी औलाद ही ह्यूमैनिटी बचाएगी। जस्ट एक अदर आर्गुमेंट है ना, आप एक आर्गुमेंट हम काउंटर में बोल रहे हैं, आप बोलते जाइए, बोलते जाइए। मैं मराठी नहीं समझ में आता। प्रकृति का नियम है, मानव जाति रहनी चाहिए, केंचुए मर जाने चाहिए, पक्षी मर जाने चाहिए। वो हमें संभाले, वो तो कोई भी आया संभाल लेगी। किराए पे भी कोई रखा जा सकता है, इतना कमाते हो उसका थोड़ा हिस्सा दे नहीं सकते बुढ़ापे में? है जी, अपने भी नहीं संभालते, अब नहीं संभालते, लेकिन वो बता रहे हैं कि इन्होंने इसलिए बच्चा पैदा किया है कि वो सोच रहे हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे वाला मुझे संभालेगा। हाँ जिसके ना हो वो क्या करे? देखिए, इट्स एन अल्टीमेट क्वेश्चन कि हम संतान पैदा क्यों करते हैं। ये सिर्फ हम नहीं पैदा करते हैं, सृष्टि का नियम है जो आपने बताया, ये सृष्टि का नियम है। हर जीव जिसमें भी आत्मा है, जिसमें भी चेतना है, या जो भी जिसमें भी जीवन है, वो अमर होना चाहता है। पता है आपको, अगर कोई पेड़ है और वहां सूखा पड़ जाए और पानी की उसे एक बूंद ना मिले, और उससे 200 फीट दूर पानी की कोई पाइप जा रही हो लोहे की, तो पेड़ की जड़ें नीचे ही नीचे उस पाइप तक पहुंच जाती हैं और उस पाइप को तोड़ भी देती है। पता है आपको ये बात, है ना? मतलब पानी चाहिए, उसको जिंदा रहना है तो नीचे ही नीचे उस पानी की पाइप तक पहुंच जाते हैं। उसको कैसे पता चलता है कि उधर पाइप में से पानी जा रहा है? इस पर ये तो अलग विषय है, इस पर मैं बहुत लंबा बोल सकता हूं, बट ये मैं आपको एक सच बता रहा हूं आपको कि वो भी जिंदा रहना चाहता है, और जिंदा नहीं रहना चाहता, वो अमर होना चाहता है। और अमर होने के लिए उसने बीज का सृजन किया, क्योंकि प्रकृति की ना एक खासियत है, कुदरत की एक खासियत है कि हम जो सच में चाहते हैं उसके लिए वो रास्ता बना देती है। हम जब सच में अमर होना चाहते हैं तो प्रकृति ने फिर आपको एक रास्ता दिया कि तुम्हारा बीज बन जाए। पूरे पेड़ से जो फल आए उस फल में बीज होगा तुम्हारा, उसमें तुम्हारा डीएनए होगा, तुमने अपने जीवन में जो भी सीखा है वो उसमें स्टोर होगा, और जब अगली जनरेशन तक जाएगा, एक बच्चे मतलब कोई भी बीज से बीज जाएगा तो वो डीएनए स्टोर होके जाएगा, तो सारी इंफॉर्मेशन उस डीएनए में ट्रांसफर होती जाएगी। तो हम अपने पुरखों से लेकर आगे तक यहां तक जो पहुंचे हैं, अगर हम प्योर ब्लड हैं, अगर हमारा डीएनए बदला नहीं गया है, तो हमारे पुरखों की सारी समझ और सारी नॉलेज हमारे डीएनए में अभी भी स्टोर है। आपने नोटिस किया होगा, आपकी अगली पीढ़ी मोबाइल चलाने में, लैपटॉप चलाने में, रिमोट चलाने में आपसे फास्ट है। अगली पीढ़ी, स्पेशली जिसके माँ बाप को चलाना आता है, उनको सिखाया नहीं गया है, वो अंडरस्टूड है। आप लोग
मराठा धरती पे रहते हो, मतलब आप कहने का मतलब क्या है, आप अगर शिवाजी के वंशज हो ना और वही खून चल रहा है तो आपको लड़ने के लिए आदमी चाहिए। मतलब जैसे ही लड़ने वाली बात आएगी ना, मजा आएगा। बाहर कोई लड़ने को नहीं मिलेगा तो घर में लड़ेंगे जाके, लेकिन लड़ने में मजा आएगा बस, क्योंकि आपके खून में वो स्मृतियां पड़ी हुई हैं। आप अगर उस वंश से आते हैं जिसने लड़ना नहीं सीखा है, कभी लड़े नहीं है, अब लाला जी हैं बनिया, उसको मार दे थप्पड़, कमजोर समझ के मार दिया, उसको मार के दिखा, खुद नहीं वापस जवाब देगा। मराठे को मार के दिखा, जाट को मार के दिखा, सरदार को मार के दिखा, मेरे को तो मार दिया, मैं तो बढ़िया हूं। वो लड़ेगा नहीं, कभी नहीं लड़ेगा वो। मतलब उसका ग्राहक आके उसको गालियां दे जाएगा, उसको लड़ने से कोई मतलब नहीं है। ना ना ना, वो पंजाबी में ना एक चुटकुला है, ओ सुरेश दी मम्मी, सुरेश दी मम्मी, ओ सुरेश दी, तू सुनती नहीं, तेनू किन्नी बारी बोलिया मैं। बोली की होया? कहते तू मेरा प्यार वेखा है, गुस्सा नहीं वेखा। अखबार पढ़ा है, सिर में मार के 2 हिस्से कर दूं। वो अखबार से ही सिर फोड़ने की बात करता है। वो कहता है हाँ देखा मैंने तेरा गुस्सा, कल ते संता जट तेनू कुट के गया। कहते जट्टा दा की है, जट ते बड़ी लड़ाई करनू है, की होया जो मैनू कुट गया? मैं आधा % फालतू ब्याज लाया ਉਹਦੇ से। इस बात में क्या है कि क्या हो गया अगर मुझे वो पीट के चला गया, मैंने इसको आधा % ब्याज फालतू लगा दिया। वो ब्याज लगाने के लिए बना है, वो पैसे के लिए बना है, वो लड़ने के लिए बना है। तो वो जो डीएनए में जो आपका नॉलेज आगे जा रहा है, वो बचाना, उसको बचाने के लिए कोई भी जीव जंतु अपनी अगली औलाद को बचाने के लिए जान तक दे देगा। आपने ऐसे, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, ऐसे वीडियोस देखे होंगे ना कि हिरन के बच्चे के पीछे शेर दौड़ रहा था और हिरनी ने देखा कि मेरे बच्चे का नंबर आ गया, वो चुपचाप आके शेर के आगे खड़ी हो गई और शेर ने पहले उसकी मां को मारा। जब तक वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है तब तक उसका बच्चा सुरक्षित बच गया। आप गली से जा रहे हो, गली में कोई नई कोई कुत्ता जो है, कोई फीमेल डॉग है, उसने बच्चे दिए हैं, वो ब्याई है नई, उसके 7-8 पलूरे हैं। आप उनके नजदीक जाकर देखो, चले जाओगे क्या? काट खाएगी वो आपको। कोई नया छत्ता बना है मधुमक्खियों का या भिरड़ का, नया छत्ता बनाया तो उन्होंने नए अंडे दिए हैं, आप उसको तोड़ के दिखा दो। बड़ा छत्ता पका हुआ होगा, उससे शहद ले सकते हो आप। नए छत्ते को छेड़ दिया ना तो मार डालेंगे सारी मिलकर के। वो भिरड़ बोलते हैं, कुछ लोग भिरड़ बोलते हैं, वो वास्प जिसको बोलते हैं, पीली होती है जो, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। अगली पीढ़ी को बचाने की जो सेंस है, अमर होने का जो इच्छा है, ये प्राकृतिक है। इसलिए हर व्यक्ति जब भी कोई लड़ाई लड़ता है तो वो ये मानकर लड़ता है कि मैं ये लड़ाई कमाता है तो वो ये मानता है मैं अपनी संतान के लिए कमा रहा हूं। वो अगर कहता है कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जैसे हम कहते हैं कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम भी यही दलील देते हैं कि हम अगली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको अपना डीएनए बचाना है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आप में से किसने सुना है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिन्होंने नहीं सुना मैं उनको बता दूं, जाकर के एक बार ढूंढिए कि देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, कनाडा का प्रधानमंत्री, हर जगह का प्रधानमंत्री, जो भी देश इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उसी देश का प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहता हुआ मिलता है कि ये जो दौर आ रहा है, लॉकडाउन वाला दौर, ये कोरोना वाला दौर, इस दौर के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। पता है आपको?
ढूंढिएगा। अब जब यहां से चले जाओगे तो जाकर सर्च इंजन पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ढूंढिए नरेंद्र मोदी ऑन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्या बोला है उसने? बताया है, साफ साफ बोला है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपने सुना ही नहीं कभी ध्यान से उस एंगल से। उसने बोला है इस दौर के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था आ रही है, नई वैश्विक व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बकायदा इसी शब्द का इस्तेमाल करता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें भारत का बहुत बड़ा रोल होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। आपकी 90% नौकरियों को रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगा। खेती के लिए, खेती के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और एक नया ही पैटर्न खुलेगा। और पूरी दुनिया के अंदर हम लोग, अभी G20 का ड्रामा हुआ, उस ड्रामे के अंदर बड़ा स्पष्ट किया उन्होंने कि भारत को खाने के लिए बड़े बड़े दैत्य आ रहे हैं। चाहिए क्या उनको भारत से? भारत से क्या चाहिए? अगर पिछले, मैं ज्यादा नहीं तो 30 साल का अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाऊं, जब एलपीजी का दौर आया था, एलपीजी मालूम है ना क्या है? गैस नहीं, अरे वो मनमोहन सिंह ने दिया था जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो उदारीकरण के नाम पर जो उन्होंने किया था, उसमें जो पूरी दुनिया के साथ जो रिश्ते बनाने शुरू किए थे और ये कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा में लेकर के जाएंगे, उस एलपीजी के दौर के बाद आपको ने ध्यान दिया हो अगर, कि जब 1990s के दौर में जब उन्होंने एक पूरा का पूरा गेम सेटलमेंट किया था, एज मेरे ख्याल से उन दिनों में वित्त मंत्री हुआ करते थे, और फिर उसके बाद में इस देश में एक अलग किस्म की इकोनॉमिक्स आई। वो इकोनॉमिक्स अलग थी। वो कैसी थी कि मेरे हरियाणा की मैं बात बताऊंगा, और आप अगर रिसर्च करने के शौकीन हैं तो आपको पता चलेगा कि उसी दौर में महाराष्ट्र में भी वही हो रहा था, उसी दौर में झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी वही हो रहा था, और साउथ अफ्रीका में भी वही हो रहा था, और पाकिस्तान में भी वही हो रहा था, और श्रीलंका में भी यही हो रहा था, जापान में भी वही हो रहा था। आपको पता चलेगा कि वो एक जगह पर नहीं हो रहा था। जिस प्रकार से आपने कोरोना के टाइम पर देखा, लॉकडाउन सिर्फ भारत में नहीं था, वो सिर्फ यहां महाराष्ट्र में नहीं था, वो सारी दुनिया में था। जो वैक्सीनेशन था वो पूरी दुनिया में था, जो उसके असर हो रहे हैं वो अब पूरी दुनिया में ही हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया में लाने का एक फायदा होता है। ये सिर्फ आपकी साइकोलॉजी नहीं है, ये मानव जाति की साइकोलॉजी है। मैं भी इसको कैसे समझ पाया, क्योंकि मैंने इंसानी दिमाग पर काम किया है। आपको मैं बताऊं कि मेरा जो बेसिक पेशा है, जो मुख्य पेशा है, जो मूल रूप से मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं। और मैंने जब 90 के दशक में जब मैंने हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ा, और जब मैंने फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसकी एक किताब है जो साइकोलॉजी के मास्टर्स भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने वो शौक में पढ़ ली थी, और मैंने जब उसे पढ़ा तो मैंने देखा कि इसका प्रैक्टिकल तो मेरे समाज में हो रहा है। फिर मुझे अंदर थोड़ी सी और जिज्ञासा पैदा हुई, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया। 2009 में मैंने अपनी 10-12 साल की रिसर्च को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करके मैंने समाज के सामने रख दिया कि अब हम उस पोजीशन में आ गए कि हम हर दिमाग को पढ़ के ये बता सकते हैं कि ये दिमाग इस सिचुएशन में ये रिएक्शन देगा, ये दिमाग इस तरह से काम करेगा तो खुश रहेगा, इस तरह से काम करेगा तो जिंदगी भर डिप्रेशन में रहेगा, परेशान रहेगा। ये दिमाग किस तरह के काम करने के लिए बना है, फिर हमने उसके ऊपर काम किया। फिर बच्चों की साइकोलॉजी और बच्चों की काउंसलिंग, और फिर उनको उनके हिसाब से तैयार करना कि बच्चे को परमात्मा ने किस तरह से बनाया है, मैंने उस पर काम किया। जब मैं उस पर काम कर रहा था तो मैं अलग अलग गाँव में अलग अलग जातियों के, अलग अलग वर्गों के, नौकरी पेशा लोगों के,
बिजनेसमैन के, खेती करने वालों के, अनपढ़ लोगों के, पढ़े लिखों के, ज्यादा पढ़े लिखों के, ज्यादा समझदार लोगों के, ज्यादा अमीर लोगों के, उन सबके ग्रुप बना करके मैं उन पर रिसर्च कर रहा था कि जो गांव में जो बिल्कुल गरीब तबका है, वो तबके के बच्चों में, और जो सबसे अमीर तबका है, एलीट क्लास है पूरे शहर के अंदर, उस एलीट क्लास के बच्चे हैं, तो क्या मतलब वो जो टैलेंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो कुदरत ने किया, परमात्मा ने किया, क्या वो अलग अलग किया है या एक जैसा किया है, या उसका कोई पैटर्न है, या वो एवी रैंडम है, उसको समझने की कोशिश की मैंने। और जब मैंने समझने की कोशिश की तो मुझे एक बात का पता चला। उसमें क्या पता चला कि अगर हमारी लाइट चली जाए तो हम सबसे पहले बाहर निकल के देखते हैं पड़ोसियों की भी गई है कि हमारी मारी गई है। होता है कि नहीं होता? अगर पड़ोसियों की गई है तो हम शांत हैं, फिर हमें बिजली के डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं है कि सबकी गई है, सबका सत्यानाश हो रहा है तो हमें मंजूर है, मेरा मेरा हो रहा है तो तकलीफ है, समझे ना? तो उनको यह बात पता है कि यह सिर्फ आपके साथ नहीं है, यह बड़े इंडस्ट्रीज के साथ भी है। उनको लगता है मेरा मेरा बिजनेस ठप हुआ है तो मतलब फिर गड़बड़ है, फिर इसमें ढूंढूंगा कौन जिम्मेदार है, और फिर किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम लगेगा, पर सबका हो रहा है फिर मंजूर है। पूरी इंडस्ट्री ठप हो गई जी, क्या करें, है ना? आप जो काम करते हो ना, मान लो आप पेपर इंडस्ट्री में काम करते हो, आपकी पूरी इंडस्ट्री ठप हो गई है इस दौर के बाद। आप कुछ भी काम करते हो, फार्मा कंपनी से जुड़े हो, आईटी कंपनी से जुड़े हो, इंटरनेट से जुड़े हो, कंप्यूटर कंपनी से जुड़े हो, मोबाइल कंपनी से जुड़े हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हो, पॉलिटिक्स से जुड़े हो, रियल एस्टेट से जुड़े हो, तो आपने मोटा पैसा बनाया है कि नहीं? इसके अलावा आप किसी भी काम धंधे में हो, आपका नाश हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? इस लॉकडाउन के बाद आप इनके अलावा किसी भी चीज में जुड़े हो तो आपका सत्यानाश हुआ। तो अब आपको क्या दिखाई देगा कि 2000 लोगों में या 1000 लोगों में इन 3 लोगों की तरक्की भी तो हुई है। तो वो आपको क्या सिखाएंगे? आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टीज जो आएगी, पोस्ट आएगी, उसमें वो पोस्ट में आपको क्या बताएंगे कि जो समय के साथ नहीं चला वो तो डूब ही गया। HMT घड़ियां ऐसे बनाती थी, ऐसे ट्रैक्टर बनाती थी, किसी टाइम में उसका चलता था, अभी वो समय के साथ नहीं चली, अब डिजिटलाइजेशन आया तो वो वैसे ही चल रही थी, इसलिए वो ठप हो गया। फिर आपको वो नोकिया का एग्जाम्पल देंगे, फिर आपको फलाने ढिमकाने का देंगे, फिर वो टाटा का देंगे, जिसका भी देंगे, मतलब वो आपको ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि वो आपको यकीन दिला देंगे पूरा अच्छे से कि आप समय के साथ नहीं चल पाए, इसीलिए आपका नाश हुआ है, इसमें सिस्टम की कोई गलती नहीं। ऐसा ही हुआ कि नहीं? आपने अंदर से सोचा कि मैं ऐसा हूं, और ये फीलिंग आपको किसने दी मालूम है? ये आपके डीएनए में डाला गया है। आप इसको अगर ऐसा समझते हो कि ये अचानक से फील आने लगा इसको, अरे नहीं भैया, जाइए बैकग्राउंड में। अभी आप अपने बैकग्राउंड में मत जाइए, क्योंकि आपका दौर अलग था, मेरा और आपका दौर अलग था। अब आप अपने बच्चों के बैकग्राउंड पे चलते हैं। हम अपने बच्चों के बचपन में चलते हैं। जब तक वो 3 साल के नहीं होते हैं तब तक घर के दादा दादी मम्मी अपने पड़ोसियों को पूरा खुश होकर के बताते हैं, अरे इतना तेज दिमाग है यार, ऐसे चलाता है कंप्यूटर, ऐसे चलाता है मोबाइल, ऐसा चलाता है रिमोट को, हमसे तो इतना फास्ट चलता नहीं, ऐसे बताते हैं ना जी। जब तक वो 3-4 साल का नहीं होता है, फिर वो अचानक से फिर आप उसे एक जेल खाने में भर्ती कर देते हो, जिसका नाम आपने स्कूल रखा हुआ है ना? वहां पर कौन पढ़ाता है मालूम है? वहां कौन पढ़ाता है? अगर सरकारी है स्कूल तो वहां पर ऐसा व्यक्ति पढ़ाता है जिसको सिफारिश से भर्ती किया गया है ना? और अगर वो प्राइवेट है तो वो आदमी पढ़ाता है जिसका सरकारी में नहीं हुआ, है कि नहीं?
सरकारी में ट्राई मार रहा है ना हर कोई पहले, और सरकारी भी टीचर नहीं मार रहा है। सबसे पहले जब हम पढ़ाई करते हैं तो मम्मी पापा हमको बताते हैं भाई सबसे इज्जत का काम जो है ना आईएएस है, यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर लोगे तो तुम बस जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, कलेक्टर बन जाओगे। हमको सिखाया गया असलियत में कलेक्टर पब्लिक सर्वेंट होता है, जनता का नौकर, जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है वो। लेकिन आपके दिमाग में क्या डाला कि वो जिले का मालिक होता है ना? आपने यही सुना है ना अपने आसपास के लोगों से, एलिट लोग ना, वो जो नेता लोग हैं वो वहां से बात को, मैसेज को भेजते हैं, और वो यहां महाराष्ट्र में भी पहुंची, वो हमारे हरियाणा में भी पहुंच गई ये बात कि वो जिले का मालिक होता है। मालिक नहीं होता, वो जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है असल में। उसको बड़ी गाड़ी मिलती है, उसको बड़ा बंगला मिलता है, वो अलग कहानी है। उस गाड़ी के लालच में ही वो आपको इंजेक्शन लगाने की जबरदस्ती कर सकता है कि वो गाड़ी ना छिन जाए, अगर जो उसने ऊपर के वालों की बात नहीं मानी तो। वो नौकर चाकर और वो तनख्वाह निकल गई हाथ से तो पल्ले कुछ नहीं ना उसके, उसको कुछ आता ही नहीं करना, उसको सिर्फ रोब झाड़ना आता है, क्योंकि ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है। उसको आज नौकरी छूट जाए, उसको अपने गले पे ना बिठाएं हम। चोर वो, डकायत वो, सौदेबाज वो, हफ्ताखोर वो, और समाज से मिलने की उसमें अकल नहीं, सेल्समैन भी बनने लायक नहीं है वो। क्योंकि वो अगर जो यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लिया है ना, इसका मतलब ये है कि अगला 20-20 घंटे पढ़ा है, 16 घंटे पढ़ा है, 14 घंटे पढ़ा है। जो आदमी 14 घंटे पढ़ा हो और बाकी का टाइम सिगरेट पिया, दारू पिया और सोया हो, वो आदमी समाज में कभी निकला ही नहीं, उसको समाज की प्रॉब्लम से लेना देना कुछ नहीं है। क्यों भैया? जो बच्चा समाज में है ही नहीं, निकला ही नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए पहली कंडीशन है कि बच्चा समाज से कटा हुआ होना चाहिए। वो इतना पढ़ा लिखा हो, वो इतना पढ़े कि समाज में जाए ना। समाज में चला गया तो समाज की लिहाज करनी पड़ेगी, इसलिए वो पहले अपना जोर लगाता रहे। फिर उसको ये यकीन दिलाया जाता है कि यू आर प्रिविलेज्ड, यू आर स्पेशल, तुमने इतनी मेहनत की है, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया था उस दौर में जब तुम फेल हो रहे थे, 2 चांस में फेल हुए, 3 चांस में फेल हुए। तो जब समाज का कोई आदमी तुम्हें बचाने नहीं आया तो टू हेल विद द समाज। और फिर वो अपनी ट्रेनिंग में पक जाता है कि अब इनका घर कुड़की हो रहा हो, इनको कोई पुलिस वाला लठ मार रहा हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। क्या करें? आदेश है, पालन तो करना पड़ेगा, नियम है, पॉलिसी मैटर है, मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर बात करो, हमारा कोई नहीं। इससे फालतू नहीं आती बात करने उसको ना, है ना? जाओ कभी डीसी से बात करने। कभी गए हैं आप में से कोई लोग? गए हैं? 2, 3, 4, 5 कुछ गए हैं। चलिए मैं आपको उसके बात करने का पैटर्न बताता हूं। डीसी के बात करने का, वो मेज पर बैठा होगा, नीचे गर्दन रखेगा, हाँ बोलो क्या बात, एक बार देखेगा, बताइए, फिर नीचे लग जाएगा। कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं करेगा वो, कभी भी, है ना? वो ऐसे दिखाएगा जैसे बहुत बिजी है, वो ऐसे दिखाएगा जैसे बहुत इंटेलिजेंट है और हम बेवकूफ हैं। वो मालिक को बेवकूफ कहता है, मतलब साबित करने की कोशिश करता है। तुम फिर वहीं आते हैं जहां से चले थे, जैसा है वो ठीक है, पड़ा रहने दो, है तो नौकर ही ना। अब जनता सरकार मोर्चा का यही है, जनता ही सरकार है, जनता ही मालिक है। हमारा तो लोगो यही है, हम बताते हैं कि हम मालिक हैं भैया। आने वाले टाइम में अगर जनता सरकार मोर्चा के लोग ईमानदारी से अगर इस समाज के अंदर स्थापित होकर लोगों को समझाने लगे, यकीन मानिए एक टाइम आएगा कि जब जनता आएगी तो डेप्यूटी कलेक्टर खड़ा होगा, क्योंकि मालिक आया है और वो नौकर है। अभी उनको इस लेवल पर उनकी औकात बतानी है। आखिरी तो काम अपना यही है कि गांव का गरीब से गरीब, थोड़े पैसे वाला व्यक्ति भी, थोड़ी जमीन वाला व्यक्ति भी जब डेप्यूटी कलेक्टर को यह बताएगा कि तुम्हारे नियम, तुम्हारे कानून तब तक कानून है जब तक मैं मानता हूं, अगर मैं कोई कानून मानने से मना करता हूं तो तुम्हारी कोई जबरदस्ती चलनी नहीं चाहिए। भाई यहां बैठे हैं हम लोगों को अपनी व्यवस्था चलाने के लिए हम नियम बनाते हैं तो हम मानेंगे ना। जब हमने कोई नियम बनाया ही नहीं है, तुमने सरफेसी एक्ट बना दिया हमसे पूछे बिना,
हमारी राय लिए बिना, तो हम उसको कैसे जबरदस्ती मान लें? जब गांव का हर व्यक्ति ऐसे बोलने लग जाएगा, उसकी क्या औकात है सरफेसी को एक्ट को लागू करने की? रह जाएगी क्या कोई औकात? पड़ा रहेगा ऐसे। खेती के 3 कानून वापस लिए ना, सरफेसी भी ले ले, बाकी भी ले ले, करवा देंगे वापस, टेंशन नहीं है। पर उतने समझे हुए लोग तो हों। पर चलिए, डेप्यूटी कलेक्टर की तैयारी करवाता है पापा जी बेटे से कि बेटा तैयारी करो यूपीएससी की। यूपीएससी में 2-4 साल खपाने के बाद फिर बोलते हैं यूपीएससी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपका स्टेट का एग्जाम तो हो ही जाएगा। वो भी नहीं हुआ तो बैंक पीओ का ट्राई मारो, एसएससी का ट्राई मारो। वो भी नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन बेस पर और क्या क्या होते हैं वो मार के देखो। सारे ट्राई मारते हैं ना अपन लोग, ऐसा करते हैं ना हमारे बच्चे, सारे एग्जाम ट्राई करते हैं। मतलब बैंकिंग वाले भी नहीं बने तो बात, चलो कोई बात नहीं, फिर एक काम करो यार, चलो यूडीसी एलडीसी का क्लर्क वाला ही देख लो। वो भी नहीं बनता है, पुलिस में सिपाही का ही देख लो, फौज में ही देख लो। वो भी नहीं बनता है, चल चपड़ासी का ही देख लो। वो भी नहीं बनता है तो फिर हम कहते हैं चल कोई बात नहीं, फिर बीएड कर लेते हैं, मास्टर बन जाते हैं, टीचर बन। आखिर में आता है ये नंबर। आपने अगर अपने समाज का पैटर्न देखा हो तो टीचर चपड़ासी के बाद आता है नंबर। अगर वो चपड़ासी लग रहा है और एक तरफ टीचर लग रहा है प्राइवेट स्कूल में, कौन सा प्रेफर करेगा? सरकारी पर चपड़ासी या प्राइवेट टीचर? सरकारी चपड़ासी प्रेफर करेगा वो, समझ लेना आप। प्राइवेट स्कूल का टीचर अगर चपड़ासी लग रहा हो सरकारी में, क्लर्क लग रहा हो सरकारी में, तो छोड़ जाएगा नौकरी उसी टाइम? नहीं छोड़ेगा क्या? उस लेवल के लोग आपके बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, समझे? तीसरे कौन से लोग हैं जो सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? तीसरे वो लोग हैं जिनको मालूम है कि ये रेपुटेड स्कूल है, यहां के माँ बाप इतने अमीर हैं, उनको स्कूल पर कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने स्कूल के बाद कोचिंग क्लास में अपने बच्चे को डालना ही डालना है और कोचिंग का धंधा बढ़िया चलेगा अपना, तो इस स्कूल में ट्राई मारते हैं। यहां अगर अपना सिलेक्शन हो गया तो अपना कोचिंग सेंटर मस्त चलेगा। यानी पैसे के व्यापारी, शिक्षा के व्यापारी, ये तीसरी टाइप के लोग हैं टीचर्स, है ना। चौथा टीचर कौन है प्राइवेट स्कूल में? कि डेप्यूटी कलेक्टर आया था नया नया ट्रांसफर होके, घर में घरवाली ने पूरा दिन रात जीना मुश्किल कर रखा है, मैं यहां पूरा दिन खाली पड़ी रहती हूं, मैं कुछ करती नहीं हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, ट्रांसफर ले लेते हो, मुझे कुछ करने नहीं देते हो, बिजनेस भी नहीं दिया, मेरी नौकरी लग रही थी वो छुड़वा दी, तुमने कुछ नहीं करने दिया, मुझे कुछ तो करना है। फिर डेप्यूटी कलेक्टर स्कूल को फोन करेगा, मैनेजमेंट को, यार घरवाली घर में खाली पड़ी है, उसको स्कूल में ही भेज लो। नहीं, अफसर की बीवी खाली बैठी है घर में, कुछ कर नहीं रही है, तो चल टाइम पास के लिए टीचर बन जाते हैं। यही है टीचर है भाई? बता दो मुझे, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। कोई टीचर बैठा हो तो उनको पता है अपनी कम्युनिटी का, मैं भी टीचर हूं ना इसलिए बोल रहा हूं, मुझे पता है ना, मैंने सारे टीचर्स देखे। आप उनके पास अपने बच्चे भेजते हो, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। गुरु नहीं है आपके पास समाज में एक भी। कमाल की बात यह है, सरकारी मास्टर जी है, वो कहता है मैं तो नौकर हूं, आपके बच्चे को 10वीं के एग्जाम नहीं देने दूंगा अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं लेकर आओगे तो। आप कह रहे हो यार मेरा बच्चा है, उसकी बॉडी उसकी मर्जी है, वो नहीं लेना चाहता है तो आप उसको क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तो बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता जी, मैं तो नौकर हूं, मुझे तो नौकरी करनी है। वो नौकर है, वो गुरु नहीं है, वो क्रांतिकारी नहीं है, वो ज्ञान नहीं दे रहा है आपके बच्चे को, वो नौकरी करना सिखा रहा है। तो वो जो मैं आपको कह रहा था ना, आपके यहां डीएनए में डाला जा रहा है, वो बात पे आ रहा हूं मैं। अब आपने अपने बच्चों को ऐसे ऐसे लोगों के हवाले छोड़ दिया, अब वो आपके बच्चे को ज्ञान देंगे कभी? वो ज्ञान देने के लिए भैया वो गए ही नहीं है उस जगह पर, नहीं समझे क्या भाई? आप तो सुन हो गए यार, मतलब नींद आ गई क्या? नहीं, मतलब सोच रहे हैं आप साथ में पैरेलल में, हैं कि आप देख रहे हैं यार मेरे भी अपने बच्चे को ऐसे याद नहीं। मैं आपको वो सिक्के का दूसरा पहलू ही दिखाने आया हूं। बस जिंदगी को एक नजर से आप देख रहे हो ऑलरेडी,
जिस नजर से आपको टेलीविजन, मीडिया, अखबार, धोनी, सचिन, रेड पाइपर वाले, वो कौन सी पाइपर है वो, 100 पाइपर वाले, है ना, वो क्लब सोडा वाले, वो दिखा, एक कोक वाले, डर के आगे जीत वाले, वो दिखा रहे हैं एक जीवन आपको, एक बाहर ये बैनर्स लगे हैं, ये दिखा रहे हैं एक पहलू मैं दिखा रहा हूं आपको बेसिकली। तो आपने दोनों में से किसको मानना है ये आपके ही ऊपर है। मेरा काम है कि देखो इसका ये वाला पार्ट तो आपको नजर आ रहा है, ये वाला और देख लो, इसके जैसा नहीं है, ये अलग है ना, दोनों साइड ना अलग है ना ये, बस मैं ये दूसरा हिस्सा दिखा रहा हूं, बस जिसको आपसे छुपाया गया, जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जिसने बताया उससे क्या होगा, आप सारे एक एंगल से सोचने लग जाओगे। आपको असली दुश्मन की खोज करनी पड़ेगी। आपको असली दुश्मन की खोज करके पता चलेगा कि वो लोग बताते हैं कि 5 उंगलियां अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं, है ना, लेकिन जब खाना होता है तो इकट्ठी हो जाती हैं, फिर एक हो जाती है ना, बिल्कुल आ गई ना, ऐसे बराबर आ गई ना, जब खाना होता है। इसका मतलब क्या पता है? इसका यह मतलब है कि आपके लिए शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग होंगी, जब खाना है तो सब एक है? आपको लगता होगा कि पटवारी, डेप्यूटी कलेक्टर और नेता में कोई फर्क है, जब खाना है तो सब एक हो जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं बस कि एक भी होती है, ये 5 उंगलियां एक जैसी होती है जब आपको खाना होगा, वो आपको निपटाने जब आएंगे तो वो एक है। तो जब आपको लड़ना होगा तो एक होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो कोई आदमी, एक अकेला आदमी अगर आपको बता दे कि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, तो असलियत में तो अगर मैं झूठा हूं तो अपने दुश्मनों को इकट्ठा होने नहीं दूंगा ना। अगर मैं झूठा हूं और आपको लूटना चाहता हूं तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप इकट्ठे हो जाओ। इसलिए ये सच आपको कोई नहीं बताएगा, ये दूसरे वाला पहलू आपको कोई नहीं बताएगा इकट्ठा होने वाला, कि आपको पता चलेगा कि वो खाने आ रहे हैं तो वो एक है, आपको बचना है तो आपको एक होना पड़ेगा। जब आपका ये एक होना फिर इस पे लगेगा तो आपको पता चलेगा कमजोर, वो उनकी कोई औकात नहीं है। तो बात ये है, आपने अपने बच्चे को ऐसे व्यक्ति के पास भेज दिया, अब मैं उसे टीचर नहीं कहूंगा, है ना, पढ़ने, आप सोच रहे हो वो पढ़ने जा रहा है। पहली बात तो वो पढ़ने जो जा रहा है उसका जीवन में उपयोग क्या है मैं आपको बताता हूं। आप में से जॉब कौन कौन करता है? किसी ने की हो, पहले की हो या अब करता है? हाथ खड़ा करे प्लीज। आप देखो, सरकारी कौन कौन करता है? सरकारी वाला कोई है? एक दो नहीं? अच्छा, इंजीनियर कौन कौन है? इंजीनियरिंग करी हो जिसने और इंजीनियर बन गया हो फैक्ट्री कंपनी में कहीं जाकर के, ये 2-3 इंजीनियर भी हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको। डॉक्टर भी है कोई? डॉक्टरी लाइन से पेशे है? चल, एक है डॉक्टरी से। अब मैं आपको सारों की ही बता देता हूं एक सिरे से ही, उसी में आ जाएगा सारा का सारा। वो क्या है कि आपने अपने जिंदगी के 18 साल तो लगाए 12वीं तक रट्टे मारने में। आपका बच्चा, मतलब आपके बच्चे ने, मतलब अभी आपके बच्चे पर हैं तो आपके और हमारे बच्चे पर, मेरा बच्चा भी उसी में अभी 12वीं में ही है, मेरे वाला भी 18 का होने वाला। तो अभी वहां हमने उसमें भेजा हुआ है दुकान पे, जिसको आप स्कूल बोलते हैं। तो वो दुकान पे जाकर के उसे वहां कोई बिजनेसमैन या कोई नौकर जो है वो बोल रहा है कि तुमको इस प्रश्न का उत्तर इस पेज पर यहां से यहां के बीच है, जाके कॉपी पे उतार लेना और याद कर लेना और पेपर में टेप देना। ये वैसे ही है जैसे कि आपने रात को जो खाया सुबह सारा उल्टी कर दो। हजम नहीं होना चाहिए, मल नहीं बनना चाहिए, उसका बॉडी में नहीं लगना चाहिए, समझ में नहीं आना चाहिए। जो लिखा है बस वो पेपर पे होना चाहिए, चाहे तुम्हें वो समझ में आया हो ना आया हो,
उसका जीवन में उपयोग हो ना उपयोग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो उतारना पेपर में वही पड़ेगा। घर में आकर के मम्मी पापा थोड़े समझदार ज्यादा है, मेरे जैसा आदमी ज्यादा सियाना बनता है, वो बच्चे को बता देगा बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं मम्मी, मैम ने ऐसे ही बोला है, मैम ने जो बोला अगर उससे अलग लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, नंबर कट जाएंगे तो A+ से A आ जाएगा, और A+ से A आ गया तो तहलका मच जाएगा, भूचाल आ जाएगा, कंपटीशन में पीछे हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। B आने पे तो मतलब बिल्कुल ही तूफान आ गया जिंदगी में। फिर भी वो बच्चा बहुत कोशिश करता है अपने माँ बाप की उपेक्षाओं पे खरा उतरने का। जहां ट्यूशन भेजते हैं वहां जा रहा है, जितना पढ़ने को बोलते हैं उतना किताब पे बैठ भी रहा है। अगले का नहीं इंटरेस्ट बन रहा है वो अलग बात है, बैठ तो रहा ही है आपके कहने से, जा तो रहा ही है, सुबह भी उठ भी रहा है अपनी तरफ से, रट्टे भी मार रहा है अपनी तरफ से, लिखने की कोशिश भी कर रहा है अपनी तरफ से। पर असली सवाल ये है कि 40 बच्चों की क्लास में से कितने बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे? 3 की तरफ हाथ कर रहे हो, 3 फर्स्ट कैसे आ जाएंगे? इंजीनियर बैठे हैं वो बताएंगे आपको, अगर बराबर नंबर भी आ गए ना तो चेक करेंगे मैथ में किसके ज्यादा है, उसको फर्स्ट रैंक मिलेगा। मैथ में भी बराबर होंगे तो चेक करेंगे फिजिक्स में किसके ज्यादा है, फिर चेक करेंगे तो देखा फिजिक्स में भी बराबर है, फिर चेक करेंगे केमिस्ट्री में किसके ज्यादा है। अब 2 में बराबर है तो टोटल भी बराबर है, तो ऑब्वियसली तीसरा भी बराबर है। देखा तो सबके बराबर है, मैथ में भी बराबर, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में। तो चेक करेंगे डेट ऑफ बर्थ चेक करो किसकी कम है, उसको फर्स्ट रैंक देनी है। डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ जाए तो फोन करके घर वालों से पूछोगे कितने बजे हुआ था, उसके हिसाब से देंगे। वो भी सेम आ जाए तो पूछेंगे घर कितनी दूर है स्कूल से, फिर उसके हिसाब से देंगे। मतलब वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे कि बराबर नंबर वालों में से भी एक रैंक किसी को दिया जाए। मेरी बात का मतलब ये है, एक रैंक एक ही बच्चे को मिलेगा, अगले रैंक पर जाएगा दूसरा बच्चा। नंबर बेशक बराबर है लेकिन रैंक 2 होगा उसका और 3 होगा। ऐसा करके 40 बच्चों की क्लास में कोई एक बच्चा तो 40वें नंबर पर भी आएगा इस हिसाब से। मेरा सवाल यह है कि जो पहले नंबर पर है वो किसका बच्चा है और जो 40वें नंबर पर है वो किसका बच्चा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो दोनों इंसान के बच्चे हैं, दोनों मेरे बच्चे हैं, दोनों आपके बच्चे हैं, दोनों हमारे बच्चे हैं। अगर वो 40वें नंबर पे आने की वजह से सुसाइड कर ले तो असली सुसाइड वो पहले वाले का हुआ है। अगर वो 40वें नंबर पर जाने की वजह से अगर वो अपराधी बन जाए तो अपराधी बन के पहले नंबर वाले को ही लूटेगा। अगर वो 40वें वाले में जाकर के अगर वो नशा बेचने लग जाएगा तो पहले नंबर वाला जिस दिन डिप्रेशन में जाएगा ना उस दिन वो नशा उसी को बेचेगा। क्या नहीं समझ रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहली बात ये बच्चे हमारे सबके हैं। दूसरी बात, अब जो पहले नंबर पर आ गया है, क्या 4थी क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आ गया, क्या उसके लिए काफी है? बताइए जरा। नहीं है, क्यों? 5वीं में भी आना पड़ेगा फर्स्ट, अपने आप को साबित करने के लिए 6ठी में भी आना पड़ेगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी आना पड़ेगा, सेकंड यूनिट टेस्ट में भी आना पड़ेगा, थर्ड यूनिट टेस्ट में भी आना पड़ेगा, फाइनल में भी आना पड़ेगा, मंडे टेस्ट में भी आना पड़ेगा, वीकली टेस्ट में भी फर्स्ट आना पड़ेगा, उसको हर टेस्ट में फर्स्ट आना पड़ेगा। भैया अगर एक टेस्ट में भी पीछे चला गया तो उसकी मां को डिप्रेशन हो जाएगा। नहीं? और बाकी के 39 का क्या हो रहा है? बाकी के 39 क्या डायलॉग बोल रहे हैं? आप सब उस बाकी के 39 वाले में से हो, मुझे पता है। कोई दूसरे वाला है, कोई 40, पहले वाला कोई सा नहीं है यहां। पहले वालों को तो तेरी बात समझ में ही नहीं आती। पहले वालों में इतनी अकल नहीं है कि वो बैठ के इतनी लंबी चर्चा कर ले, उनमें इतना पेशेंस ही नहीं होता। वो रट्टे मारने के लिए बने, समाज में उतरने के लिए नहीं बने।
ये तो कंफर्म है ना, उनको तो डीसी बना दिया उधर। अब हम सारे के सारे सेकंड नंबर से 40वें नंबर वाले बैठे हुए हैं यहां पर, ठीक है। इनके साथ क्या होता है, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या होता है रेगुलरली, जब पीटीएम होगी तो मैम के कुछ डायलॉग होते हैं, ये कर सकता है पर ध्यान नहीं देता, ये बोलता रहता है, ये शरारत बहुत करता है, यू हैव पोटेंशियल, वर्क हार्ड बेटा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और, नहीं बताइए, अरे बताओ तो, है ना। सबको यही सुनने को मिल रहा है सेकंड से लेकर 40वें तक। मैं पहले पे भी आऊंगा, लेकिन सेकंड से 40 वाले को देख लेता हूं। सबको यह सुनाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, गांव छोड़कर इसलिए नहीं आए थे कि तुम 30वें नंबर पर आओ, है। यहां रहने का मतलब क्या है, हम तो इतने में कर जाते, इतनी सुविधाएं हमको मिली होती तो हम पता नहीं क्या कर देते, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमें पढ़ने का मौका मिला होता तो पता नहीं क्या हो जाता। यही मिल रहा है ना। इसका मतलब क्या आ रहा है मालूम है, वो बच्चा क्या सोच रहा है साइकोलॉजिकली, उसके दिमाग में क्या जा रहा है मालूम है, वो सोच रहा है मैं अपने माँ बाप की उम्मीद पर खरा नहीं। कोई नहीं चाहता उसका माँ बाप उससे नाराज हो, परेशान हो, उसको टोके या वो अनवर्दी कहलाए कि मैं काबिल नहीं हूं। और वो पहले वीकली टेस्ट में, फिर दूसरे वीकली टेस्ट में, फिर यूनिट टेस्ट में, फिर फाइनल टेस्ट में, हर टेस्ट में, चौथी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर टेस्ट में वो यही सुन रहा है कि तुम काबिल नहीं हो, तुम पूरी मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जितना तुमको मिल रहा है तुम उसका रिटर्न वापस नहीं दे रहे हो। जो बच्चा अपनी जिंदगी के 18-20 साल सिर्फ ये सुनने में लगाएगा कि तुम लायक नहीं हो, वो कभी आंख उठाकर समाज के बारे में बेहतर सोचने की हिम्मत कर पाएगा क्या? वो समाज के कौन से हिस्से को इज्जत देगा बताइए आप? मां बाप को इज्जत देगा? क्योंकि आपने उसके किए की इज्जत नहीं करी, तो जब वो बड़ा होगा तो वो आपको एक बात कहेगा, किया ही क्या है आपने मेरे लिए। क्योंकि फिर वो सारी चीजों का जो टोटल सुन भी तो रहा है ना, बचपन से यही तो सुन रहा है ना, फिर आपको लगेगा है, जब आपने उसकी मेहनत जीरो कर दी तो वो आपकी कर देगा कि नहीं? यही हो रहा है, एग्जैक्ट यही हो रहा है। अब पहले नंबर वाले पे आते हैं। वो पहले नंबर वाला जब फर्स्ट आता है तो उसकी मम्मी जाती है, क्या पूछती है पता है? पता है कोई डायलॉग है? चारों सेक्शन में कौन फर्स्ट है? नहीं पूछा जाता है कि नहीं? अगर वो अपने सेक्शन में फर्स्ट आ जाए तो पूछा जाता है चारों में कौन फर्स्ट आया, तो चारों में भी एक ही आएगा। इसका मतलब बाकी के 3 फर्स्ट पागल, बाकी के 3 फर्स्ट को फिर यही सुनाया जाएगा। अब जो चारों सेक्शनों में फर्स्ट आया, जो स्कूल में फर्स्ट आया, तो जब वो 10th तक पहुंचेगा तो फिर उससे पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट में कौन फर्स्ट आया, तो फिर हर स्कूल का फर्स्ट उसी कैटेगरी में आ गया। जब डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया जाएगा तो पूछा जाएगा स्टेट में कौन फर्स्ट आया, और जब स्टेट में पूछा जाएगा कौन फर्स्ट आया तो पूछेंगे सीबीएसई किसने टॉप किया। इतनी सी मेहनत और कर लेते बेटा तो तुम सीबीएसई टॉप कर जाते, इतने नंबर आ जाते तो तुमको ये ट्रेड मिल जाती, इतनी मेहनत और कर लेते तो तुम इस यूनिवर्सिटी में दाखला ले लेते। मतलब समाज का एक बच्चा भी ऐसा नहीं है, एक बच्चे को छोड़ के जिसको अपनी मनपसंद ट्रेड मिली है, उसको छोड़ करके बाकी के सब यही सोच रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत और कर लेता, मतलब मैं काबिल नहीं हूं। यही है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम, या कुछ हो रहा है? अरे भाई बता तो दो, यही है ना? अब आप बताओ, वो बच्चे रिसर्च करेंगे कभी? दूसरा पहलू सोचेंगे कभी? अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे कभी? कुछ भी प्रोडक्टिव करने के बारे में सोचेंगे कभी?
वो तो जो पढ़ा, क्योंकि वो वर्दी नहीं है यार, काबिल ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं उनमें बोलने का। वो अफसर से क्या लड़ाई लड़ेंगे, वो मैडम को क्या बोलेंगे जब मैडम बोलेगी कि पेपर नहीं देना। अब मेरे वाला स्कूल में दाखिल हुआ और जो इस लॉकडाउन के बाद में, अब उसके मास्टर जी बोलते हैं टेस्ट करवा ले, बोलता है नहीं करवाना, अपन ने वैक्सीन लगवानी पड़ेगी तुमको, इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। बोला नहीं लगवाना है, पापा ने मना किया है, यहाँ तक भी कहा हुआ है कि अगर कोई जबरदस्ती करे तो ईंट मार के सिर खोल दियो, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अब वो तो बोल देगा कि भैया जी नंबर नहीं चाहिए तुम्हारे, मैंने तो अपने को बोला हुआ है भैया, हम तो बिना डिग्री काम चला लेंगे। स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि डिग्री वालों को क्या करना पड़ता है, मैं डिग्री वालों को बोल देता हूं। जो पूछा था ना शुरू में मैंने, कौन कौन डॉक्टर है, कौन कौन इंजीनियर है, किन्होंने ग्रेजुएशन करी, जो करी। इंजीनियरिंग करने के लिए अपनी जिंदगी के कितने साल लगाने पड़ते हैं, कितने? अच्छा, पिछले वालों को ऐसे छोड़ दोगे? 4 बोले, पिछले 18 कहां जाएंगे? और खाली इंजीनियरिंग से काम नहीं चलता, साथ में एमबीए करनी पड़ती है, तब जाके किसी लायक बनते हो। 25 साल मिनिमम आपको लगाने पड़ते हैं ये कहलवाने में कि अब हम इंजीनियर हो गए हैं। 22 वाला इंजीनियर नहीं काउंट होता। 22 वाला तो यही बोलता है फोन करके बीटेक कर रखा है। मैं पूछता हूं, मेरे पास आता है फोन कि बलारा जी कोई नौकरी मिल जाएगी क्या? तो मैंने कहा क्या स्किल है तुम्हारे पास? बोला स्किल का तो पता नहीं पर बीटेक कर रखी है। अरे मैं डिग्री नहीं पूछ रहा हूं भैया, कर क्या सकते होते? वो अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन कर लूंगा, सीख लूंगा। तो भैया अभी तक क्या सीखा है तुमने? स्कूल ने क्या सिखाया तुमको? इस एजुकेशन सिस्टम ने क्या सिखाया? वो नहीं पता अगले को। तो अब 25 साल आपने अपने जिंदगी के दे दिए इस एजुकेशन सिस्टम को, और 25 साल में आपने जो डिग्रियां कमाई, आपने ग्रेड ए कमाया, आपने 80%, 8%, 9%, और पता नहीं कितना कितना वहां आपने दारू भी पी, वहां आपने कबाड़ भी खाया, वहां आपने सारे उल्टे काम भी किए, घर वालों को भी छोड़ कर गए, घर वालों का भी इतना सारा पैसा लगाया, और फिर डिग्री आई, और फिर फोटो खिंचाए, और फिर नौकरी अप्लाई करी, और फिर कंपनी में नौकरी मिल गई। और कंपनी में नौकरी मिलते ही पहली ट्रेनिंग में आपको यह कहा जाए, पहली लाइन में, कि आज तक जो सीखा है पहले सब भूल जाओ, हम सिखाएंगे अब करना क्या है कंपनी में। क्यों जी इंजीनियर साहब है? फिर ये कहा जाता है कि तुमने जो आज तक सीखा है अपना घर रखाओ, वो नहीं किसी काम का। हम जो तुमको सिलेबस में पढ़ाया गया वो आउटडेटेड सिलेबस था, अपडेटेड वर्जन में हम तुमको सिखाएंगे करना क्या है, कैसे करना है। और फिर कंपनी के एक हिस्सा आपको सौंप दिया जाता है काम करने के लिए, और फिर हम गधे की तरह फिर सुबह से लेकर रात तक उस कंपनी के लिए कमाने में लग जाते हैं। ये है हमारे बच्चों की जिंदगी। और फिर आप जब इस सेशन के एंड तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सब सुबह से लेकर के रात तक आपने क्या क्या किया। अगर उसकी लिस्ट बनाओगे, और लिस्ट बनाकर उसमें सामने एक कॉलम आता है ना, सारों को कॉलम बनाने तो आते हैं ना, एक कॉलम लिखो टास्क, उसमें लिखो इक्विपमेंट यूज्ड, फिर लिखो उसका एंड रिजल्ट, और फिर लास्ट में लिखो बेनिफिशियरी। तो आपको पता चलेगा कि आप तो सुबह उठ के अगर लैटरिन भी जाते हो तो भी कंपनी का ही बेनिफिट है, अगर अपने घर में हगते हो तो है। मोटरसाइकिल की किक मारते हो, बाइक की किक मारते हो, खाना खाते हो, बाहर निकलते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, सारी जिंदगी कमा कमा के किनको देते हो? कंपनियों को। आपका बेटा भी कंपनियों के लिए कमा रहा है, आप भी कंपनियों के लिए। कंपनियां मौज कर रही हैं, हम सब डिप्रेशन में है कि नहीं? कंपनी के बारे में यह कहा जाता है कि अगर कंपनी आपको 50,000 रुपया सैलरी देती है तो कम से कम आपसे 5 लाख का काम लेगी। ऐसा ही बोला जाता है ना भैया, जब आप 5 लाख का काम कर सकते हो तो फिर कंपनी के लिए क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि आपको आपसे तोड़ा गया है, आपको आपसे भी तोड़ा गया, और आपको आपसे भी तोड़ा गया, यानी खुद से भी तोड़ दिया और समाज से भी तोड़ दिया। अब आप अकेले खड़े हो और आपको तारनहार सिर्फ 2 ही चीजें नजर आ रही है, एक सरकार और एक कंपनी, है कि नहीं? तो आपने समाज से मुख मोड़ लिया, और ये आपके एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया
क्योंकि जिस दिन आपने अपने बच्चे की मेहनत को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर किया, आपने समाज तोड़ दिया। और सबने किया, मैंने बताया ना अभी, क्लास के हर व्यक्ति ने किया, हर व्यक्ति ने। तो आप क्या कर रहे हो? अपने बच्चे के थ्रू आपके बच्चे के समाज को तोड़ रहे हो। 2 बच्चे हैं किसी के घर में, हाथ खड़ा करिए, बताइए, हाथ खड़ा करिए। 2 बच्चे जिसके घर में है, अब तो सारे ही 2-2 वाले, 80-90%। अब बताओ, 2 बच्चे जिसके घर में है ना, ऑब्वियस है, एक पहले उठता है, एक बाद में उठता है, एक ज्यादा पढ़ता है, कम पढ़ता है, एक ज्यादा बात मानता है, कम बात मानता है, एक अच्छा बच्चा है, एक अच्छा नहीं है, एक कम अच्छा, मतलब ये कह लो, है कि नहीं? ऑब्वियस है ना, ये बराबर हो ही नहीं सकते। ये वाला काम एक बेटर करेगा तो दूसरा वाला दूसरा करेगा, तो तीसरे वाला तीसरा करेगा, मतलब आप बराबर नहीं हो सकते। अगर आप बराबर नहीं हो सकते तो जिस दिन आपने दोनों बच्चों को सामने खड़ा करके ये बोल दिया, देखियो तेरी बहन भी तो कर रही है, तेरे से नहीं होता क्या, तेरा भाई भी तो कर रहा है, बोलते हो ना आप? ये सब बोलते हैं जिनके घर में 2 बच्चे हैं, सब कि नहीं बोलते? बताओ, बोलते हैं। और जब आपकी गर्दन इधर घूमती है तो वो दोनों आपस में जिसको डांट रहे होते हो ना, वो दूसरे वाले भाई की तरफ करके बोलता है, तेरी वजह से डांट पड़ रही है मेरे। नहीं होता क्या? 2 सगे भाई बहनों में भी दरार पड़ जाती है। अगर आप पढ़ने वाले की इज्जत करते हो ना ज्यादा, तो जो दूसरा कम पढ़ने वाला है ना, वो सारी कोशिश करेगा कि वो पढ़ ना पाए। वो आवाज ज्यादा कर रहा है, वो उसके कमरे में कूद रहा है, वो बोल रहा है, बार बार छेड़ रहा है, उसकी किताब हिला रहा है, कुछ भी कर रहा है कि ये पढ़ेगा तो फिर पापा मुझे टोकेंगे, फिर मम्मी मुझे टोकेगी। ये अगर बढ़िया परफॉर्म करेगा तो मेरा नुकसान है, क्योंकि मुझे पापा की नजरों में डाउनग्रेड होना पड़ेगा। नहीं सोचो आप, 2 सगे भाइयों में जिनका खून एक है, जबकि आप उनमें कोई भेद नहीं करते हो, प्रैक्टिकली आप कोई भेद नहीं करते, वो सिर्फ उसको मोटिवेट करने के लिए आपने कुछ डायलॉग्स बोले थे, अंदर आपके भेद नहीं है, आप दोनों से बराबर प्यार करते हो, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन आपका सिर्फ वो डायलॉग उन दोनों भाइयों बहनों में दरार पैदा कर रहा है। तो सोचो, जब आप पूरी क्लास को और पूरे समाज को कंपटीशन में डाल देते हो तो आप क्या सोच रहे होते हो? नहीं, गलत तो नहीं कह रहा जी? और ये एजुकेशन सिस्टम आपने बनाया क्या? जो आपका बच्चा पढ़ रहा है आपको उसकी जरूरत है क्या? जो मेरे वाला पढ़ रहा है उसकी उसको भी नहीं है, जो गोवा वाला पढ़ रहा है उसको भी नहीं है। अरे भैया, राजस्थान में रहने वाला बच्चा भी सीबीएसई पढ़ रहा है, गोवा वाला भी सीबीएसई पढ़ रहा है, पहाड़ वाला भी पढ़ रहा है, तीनों की जरूरतें अलग है, तीनों को बड़ा होकर कुछ और करना है, लेकिन तीनों को सिलेबस एक पढ़ाया जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या हमको? है बांग्लादेश से आकर के पश्चिमी बंगाल में आकर के लोग रह रहे हैं, किस लिए? कि बांग्लादेश में रोजगार नहीं है। बांग्लादेश वाला जो है बंगाली, वो मतलब कलकत्ता में पहुंच रहा है, वो जो गांव वाला है वो कलकत्ता पहुंच रहा है, कलकत्ते वाला दिल्ली बंबई की तरफ आ रहा है, वो यूपी की तरफ आ रहे हैं, बिहार की तरफ, बिहार और यूपी वाले महाराष्ट्र की तरफ आ रहे हैं। मराठी कहते हैं हमें यहां नहीं रोजगार मिलता तो हम अमेरिका चलते हैं। नहीं, अमेरिका में मतलब जैसे वो बांग्लादेश वाले डंकी से इंडिया में आ रहे हैं, वैसे इंडिया वाले डंकी से पाकिस्तान में उधर जा रहे हैं, मतलब अमेरिका में जा रहे हैं। अरे भैया, जब हमारे वालों को यहां रोजगार नहीं है तो उनको कैसे मिल रहा है? बांग्लादेशियों को या फिर पाकिस्तानियों को या फिर बिहारियों को यहां कहां से मिल रहा है? हमारे हरियाणा में कहां से मिल गया? हमारे हरियाणा वाले कह रहे हैं हमारे हरियाणा में रोजगार नहीं है, पंजाब में रोजगार नहीं है, हम कनाडा चलते हैं। और कनाडा वाले कह रहे हैं, कनाडा में जाकर देखो आप, अमेरिका में जाकर देखो, अमेरिका की एक्चुअल रिपोर्ट जाकर के देखो, अमेरिका वाले कह रहे हैं अमेरिका में रोजगार नहीं है। है? नहीं समझ आ रहा? आपको समझ आ रहा कैलकुलेशन? ऐसे नहीं दिखाया ना कभी किसी ने चेहरा, ऐसे तो नहीं बताया ना किसी ने, लेकिन ये क्यों हो रहा है? सोचो, बताओ बताओ बताओ, लगाओ दिमाग, क्यों हो रहा है? स्किल नहीं है। अरे उसमें कहां से आ गई स्किल? घास काटने की स्किल बिहारी में आएगी कि वो यहां के घास काटेगा, मेरे हरियाणा में जाके काटेगा? आई एम नॉट इंसल्टिंग बिहारी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे वालों को नहीं करना आता क्या वो काम, हरियाणा वाले को, जो वो आकर के बिहार से आकर के पूरी टोली आके करती है। वहां
कम पैसों में आ रहा है वो बिहारी, वहां का लोकल मजदूर उसको ज्यादा का मिल रहा है। अमेरिका में भी यही हो रहा है, उसको वहां अमेरिका वाला ज्यादा का मिल रहा है तो इंडिया वाला सस्ता मजदूर मिल रहा है। लेकिन ये सस्ता क्यों मिल रहा है? वाई? द क्वेश्चन इज वाई इज दिस हैपनिंग? प्रोडक्शन ज्यादा है, स्किल हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, टैलेंट ड्रेन हो रहा है, मनी ड्रेन। आपको मालूम है क्या, इस देश में पिछले 7 साल में 11 लाख बिलीनियर्स ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। बिलीनियर्स ने, पता आपको? 11 लाख। और जब बिलीनियर नागरिकता छोड़कर जाएगा अमेरिका, लंदन कहीं बसने के लिए, तो सारी प्रॉपर्टी समेट के उसको लिक्विडेट करके वहां जाएगा, लिक्विफाई करके जाएगा ना, तो सब ले जाएगा वो अपना। ठीक है, यानी सारी मेहनत जो उसके पुरखों ने की थी, जो उन्होंने की थी, वो सब ले गया। क्यों ले गया? द क्वेश्चन इज क्यों? यहां का माहौल ऐसा क्यों बनाया गया कि मुझे यहां से जाना पड़े? आप सब में से गांव से कौन कौन आया है? गांव से, जो शहर में रहता है। गांव, पीछे से उसके पिताजी या वो गांव से है, पिताजी या वो गांव से हैं और वो यहां शहर में है। दोबारा करिए हाथ खड़ा। आप सारे लोग हैं, ठीक है। आप गांव से शहर क्यों आए? दिस इज द क्वेश्चन। गांव में काम और पैसा नहीं है, तो यहां आने के बाद रिक्शा भी चलाएंगे। मैं वही बता रहा हूं आपको कि गांव में अपनी गाय का गोबर उठाने में शर्म आती है और शहर में रिक्शा चलाने में, ऑटो चलाने में भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? फिर क्यों पे आऊंगा ना। रोजगार मतलब अगर अमेरिका इसलिए जाते हैं, अगर उनको यहाँ अगर वो सुविधा या उनकी इच्छाएं की पूर्ति हो जाती तो वो अमेरिका कभी जिंदगी में नहीं जाते। उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती तो वो अमेरिका नहीं जाते। या तो पेमेंट हो या किसी बेस से वो वहाँ गए या कंपनियों ने भेजा, लेकिन कंपनियों ने भेजकर वो वहाँ बस गए। क्यों बसे? कि यहाँ से उनको तनख्वाह या जो कुछ है सब सुविधाएं प्लस में मिली, इसलिए वो यहाँ से चले गए। वो उनको सुविधाएं वहां प्लस में मिली, इसीलिए वो यहां से छोड़कर चले, बस गए। इसी तरह से जो गांव से छोड़कर आए, उनको सुविधा नहीं मिली, यहां आकर वो बस गए। क्यों? मैं तो नहीं गया। सेटिस्फैक्शन और लालच, 2 पॉइंट हो गए। ये मतलब उनको पैसा चाहिए था। मान लो मैं अपनी बताता हूं, मैंने अपने कुछ नियम बनाए हुए हैं। 2016 में मैं अपना सब कुछ बंद करके चला। जब मैं बंद करके चला तो मेरे पास अपॉइंटमेंट की वेटिंग 2 साल थी। जब मैंने सब बंद किया अपना, तो मुझसे मिलने के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ता था। आज पैसा जमा कराओ तो 2 साल बाद मिलता था। अभी मेरा अपॉइंटमेंट का फीस 1.5 लाख रुपया है। पर्सनल किसी को अपने बच्चे के लिए मिलना होता है, उस टाइम पे 1 लाख रुपया था, 1.25 लाख रुपया था, नॉट 1 लाख, 1.25 लाख था। ठीक है, मेरे पास कुछ अमेरिका से लोग आए, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, शिकागो, लंदन, क्योंकि मैं सन 2004 में, आपने तो ऑनलाइन एजुकेशन का नाम अब सुना होगा लॉकडाउन में, मैं सन 2004 में लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क का प्रायोरिटी 1 ट्यूटर था ऑनलाइन। वहां, यहां से बैठा बैठा मैं वहां पढ़ाता था। पर मिनट मुझे पैसा मिलता था। आई वॉज अ काइंड ऑफ टीचर, मतलब आई एम अ काइंड ऑफ टीचर। मैं एक ऐसा टीचर हूं कि जो माँ बाप से लिखवा कर लेता है कि अपने बच्चे के दिमाग से क्या निकालना है और उसके दिमाग में क्या डालना है, लिख कर दे दो, तुमको 2 महीने में वैसा बच्चा मिल जाएगा। मतलब बड़ी अचीवमेंट्स पुरानी हैं अपनी, इस पे मैंने बहुत रिसर्च करी थी। क्योंकि अदरवाइज तो टीचर क्या बोलता है, हम क्या इसके दिमाग में डाल सकते हैं, हम तो पढ़ा ही सकते हैं, मेहनत तो इसने करनी आ रही है। नहीं भैया, दिमाग में डाला जा सकता है। वो खिड़की पता होनी चाहिए किधर से डालना है, दीवार पे मारते रहते हैं टक्कर। खिड़की दरवाजा नहीं देखते हैं दिमाग का, किसी का दरवाजा सामने है, किसी का इधर है, किसी का पीछे है, ढूंढ लो उसको, उधर से डाल दो जो दिमाग में डालना, उधर से निकल जाए। बात यह है, उस टाइम पर मुझे ध्यान है, मेरा एक मित्र है, मतलब अभी वो मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड हो गए क्योंकि एक बार आ गए वो, उसने मुझे एक ऑफर दिया कि आप ऑस्ट्रेलिया आइए
मतलब ये ऐसा एक बता रहा हूं मैं, ऐसे मेरे पास सैकड़ों ऑफर आए, आप ऑस्ट्रेलिया आइए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मेरा आना इंडिया में बड़ा महंगा पड़ता है। मैंने कहा कितना महंगा पड़ता है? भाई देखो, पूरी फैमिली की टिकट कराएंगे हम, दादा दादी, बेटा बेटी, मम्मी पापा, 6 जनों की टिकट करानी पड़ेगी। फिर वहां रुकेंगे तो 1 हफ्ते का काम जाएगा, होटल में रुकना पड़ेगा या फिर अपनी फैमिली में उधर, तो फिर और खर्चे होंगे, तो ढेर खर्चे ही खर्चे होंगे। इससे बढ़िया यह है कि आप ऑस्ट्रेलिया आइए, आपको यहां 1 महीने में मैं 20 क्लाइंट दूंगा। हम लोग एक क्लाइंट से 5 लाख रुपया लेंगे, 3 से लेके 5 लाख तक लेंगे, तो आपको मैं 1-1.5 महीने में 1 करोड़ रुपया देके भेज दूंगा। मैंने उसे बोला मुझे तेरे 3 लाख रुपया पर बच्चा चाहिए, मैं एनआरआई से 3 लाख लेता होता था, तेरे 2 बच्चे हैं, 6 लाख ही चाहिए, मुझे तेरा 1 करोड़ नहीं चाहिए। मैं वहां आकर काउंसलिंग नहीं करूंगा, तुझे ही चंडीगढ़ आना पड़ेगा। वो पूरी विद फैमिली चंडीगढ़ ही आकर के काउंसलिंग करवा के गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ऑफर दिया कि इस स्किल का यहाँ बहुत डिमांड है, यहाँ बहुत पेरेंट बोलते हैं, बस वो छुट्टी लेकर नहीं आ सकते या उनको जरूरत नहीं है, आप आ जाओगे ना तो यहाँ तहलका मच जाएगा। मैंने बोला मुझे वहां तहलका मचाना ही नहीं, मुझे तहलका यहीं मचाना है, मुझे वहां तहलका मचाना ही नहीं है। मैं तो नहीं गया, वो क्यों गए? द क्वेश्चन इज दिस। फिर अगेन वहीं पे आते हैं, क्यों? आपने आपके मन में ठान ली कि मैं नहीं जाऊंगा, वो क्यों नहीं ठान पाए? देखिए, मैं आपको इसके पीछे के, क्योंकि जब तक आप उस साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, उस मूल जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक आप इसका कारण में नहीं जाओगे, तब तक आप इन चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद का यह नियम है। देखिए, बहुत सारी पैथीज हैं जो काम करती हैं बीमार होने के बाद। आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जो काम करती है बीमार होने से पहले। वो कहती है कि बीमार ही ना पड़ो, अपना ऋतुचर्या, दिनचर्या, अपना खान पान अपना इस तरह का रखो कि आप बीमार ही ना पड़ो, अपना वात पित्त कफ जो है वो संभाल के रखो, बैलेंस करके रखो। अब वो ये कहती है कि अगर आपको कारण पता है कि ये इम्बैलेंस किस वजह से होता है, तो वो कारण ही मिटा दो तो प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, इसी तरह से अगर आपको कारण समझ में आ गया तब तो सलूशन कर पाएंगे। अगर कारण का मतलब, अभी क्या है, हाथी, मान लो अंधे को आप बोल दो, या 10-5 अंधे हों, डोंट माइंड, मैं किसी ब्लाइंड को वो नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट अगर 10-5 अंधे हो या फिर हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और हमने कभी जिंदगी में हाथी नहीं देखा हो, ठीक है, और हमको बोल दिया जाए कि ये हाथी खड़ा है तुम्हारे सामने, हाथ लगाकर पहचान के और फिर डिस्क्राइब करो हाथी कैसा होता है। एक जने ने सूंड को हाथ लगाया, एक जने ने टांग को पकड़ा, एक ने पूंछ को पकड़ा, एक ने पेट को हाथ लगाया और फिर पेपर पे लिखने लगा कि हाथी ऐसा होता है। बताओ जरा, चारों सेम एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? चारों की एक्सप्लेनेशन गलत होगी क्या? उनको उतना ही दिखा भाई, उनको वही मिला, वही उन्होंने बोल दिया। गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, पूरा भी नहीं है, उनकी तरफ से अधूरा नहीं है, उनकी तरफ से वो पूरा है। नहीं, यही हो रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं, हाथी की पूंछ को हाथ लगाकर ऐसा सोच रहे हैं कि यही हाथी है। कारण के एक बिंदु को हमने पकड़ा और हमें लगा यही कारण है। कारण तक पहुंचना जरूरी है। असली कारण बताएं आपको। असली कारण यह है, आप जहां पैदा हुए हो, आप जहां आपके पुरखे, उनके पुरखे, उनके पुरखे, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, जो जहां तक हमारी ब्लड लाइन जाती है, वो जहां पैदा हुए हैं, अगर आप वहीं रहते हैं, अपनी वेशभूषा को अपनाते हैं, कौन सी वेशभूषा? जो महाराष्ट्र की पारंपरिक वेशभूषा है। आपकी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में टोपी अलग अलग होगी एरिया के हिसाब से ना, लेकिन नीचे का सेम होगा, है कि नहीं? जिसको हम अभी ये नीचे पजामा हम लोग पहनते हैं, सलवार जो पहनते हैं, इसके अलावा
जो धोती है, जिस टाइप की धोती हमारी होती है, जैसे हरियाणा में धोती होती है अलग, पंजाब की है अलग, पश्चिमी बंगाल में अलग, चले जाओगे उधर केरला में लुंगी वो अलग हो जाएगा ना उधर का उनका, मतलब वो धोती अलग हो जाएगी, सबकी धोती अलग अलग होती है। महाराष्ट्र की अलग है तो इधर राजस्थान की अलग है, फिर है कि नहीं, गुजरात की अलग टाइप की, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है उस एरिया के माहौल के हिसाब से, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से। वो हमने अपने पुरखों ने पहले तय किया हुआ है कि डिफरेंस भी दूर से देखना हो आदमी को पता लग जाएगा कि ये मराठी है कि ये राजस्थानी है। तो अगर हम अपनी पारंपरिक वेशभूषा को अपनाते हैं और हम अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी पारंपरिक, अपनी कबीलियाई भाषा, हम कबीलियाई लोग हैं, गांव को पहले कबीला बोला जाता था, गांव में कोई कानून नहीं था पंचायत के अलावा, पंचायत का जबानी कानून ही संविधान था हमारा, कोई लिखित संविधान नहीं था बाबा साहब वाले संविधान के अतिरिक्त इससे पहले। और ये संविधान भी अंग्रेजों ने ही बनाया था, बाबा साहब ने नहीं बनाया था। बाबा साहब वाले अगर यहां बैठे हुए हैं भैया माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप संविधान की हिस्ट्री को समझेंगे, एज इट इज जो उन्होंने बना के दिया उसके ऊपर बाबा साहब ने मोहर लगा दी, उसमें अपने हिसाब से जो जो चेंजेस उन्होंने मांगे करके, ठीक है। असलियत में ये हमारे देश का संविधान नहीं था, हमारे हर गांव की परंपरा अलग थी, सभ्यता अलग थी, कानून अलग थे। मेरे गांव में कोई गलत काम करेगा तो वहां की पंचायत बैठेगी और उसके ऊपर निर्णय लेगी, और वो पंचायत का निर्णय शाम तक हो जाएगा, और वो न्याय होगा, फैसला नहीं होगा, न्याय जो होगा, किसी के साथ अन्याय ना हो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। अदालतें करती हैं फैसले, वहां होते थे न्याय। तो जो अपनी पारंपरिक जगह को नहीं छोड़े, अपनी पारंपरिक भाषा को नहीं छोड़े और अपनी पारंपरिक वेशभूषा को नहीं छोड़े, उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी नहीं लगता है, वो नॉन जुडिशियल होता है, उसे किसी कागज की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी का गुलाम हो ही नहीं सकता जिंदगी में कभी, जब तक उसके पास कोई उनका दिया हुआ कागज नहीं है। अगर आपको पता ना हो, वकील यहां कोई बैठा है क्या, कोई एडवोकेट अगर बैठा हो, नहीं बैठा हो तो जो सुन रहा हो, कोई देख रहा हो, मैं बता दूं कि जितना भी आपका आईपीसी लिखा हुआ है वो सारा लीगलीज में लिखा हुआ है। लीगलीज लैंग्वेज होती है, वो लॉ ऑफ द सी है, वो समंदर का कानून है जो समंदर के लुटेरों ने बनाया है, जिसका नाम रोथशिल्ड है, जो पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को संभालता है, जिनके पुरखे पहले पायरेट्स होते थे, समुद्री लुटेरे होते थे, जो भारत से आने जाने वाले सोने चांदी को और दुनिया भर से आने जाने वाले को लूटा करते थे, उनका काम ही लूट का होता था। उन लोगों ने ये लीगलीज बनाए थे राजाओं से मिलकर के लीगलीज भाषा में, कि ये कानून हमारे कानून चले यहां पर किसी, वो एक लंबी कहानी पूरी की पूरी ट्रेनिंग पार्ट में आता है जो आपका 3 दिन का होगा, उसमें भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे हम। लेकिन मेन बात ये है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। अगर आपको ध्यान हो, और आप में से बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं, एक टाइम ऐसा था जब आपके स्कूल के मास्टर जी ने आपसे पूछा कि आपकी जन्म की तारीख क्या है, तो आप बोले हमको नहीं पता। तो फिर आपके पिताजी को बुलाया गया, आपके पिताजी ने बोल दिया 16 सितंबर तो 16 सितंबर, आपके पिताजी ने बोल दिया 20 दिसंबर तो 20 दिसंबर, आपके पिताजी ने बोल दिया 27 जनवरी तो 27 जनवरी। आप कोई वीआईपी डेट का शौकीन था, उसने बोल दिया 15 अगस्त, हमारे वाली का 15 अगस्त का जन्मदिन। तो वो बोला 15 अगस्त को बरते सारा देश जश्न मनाएगा, तो 15 अगस्त, मतलब जो कह दिया दैट इज डन। समझ गए? पॉइंट क्लियर हुआ कि आपको? है ना, आप में से कितने सारे हैं जिनका दस्तावेज कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अपन ने जो कह दिया वही दस्तावेज में आपके 10th की डीएमसी में आ गया, वही आपका बन गया, एक ही बस। अरे कितने सारे लोग हैं ना, है कि नहीं? आपके पिताजी ने जो बोल दिया वही डन, यही है ना। ये तब तक था जब तक आप गांव में रहते थे, ये शहर में नहीं चलेगा आपका। यहां से अमेरिका चले जाओगे तो नहीं चलेगा आपका, वहां से आओगे जब इंडिया में कहीं दूसरे कंट्री से तो नहीं चलेगा आपका, आपको वहां के दस्तावेज बनाने पड़ेंगे। आपका आधार कार्ड, अगर आप बांग्लादेश से आ रहे हो ना, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो ना, 1 सेकंड में आधार कार्ड बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। कागज बनाना जरूरी है, आपके बाहर के आदमी को कागज बनाना जरूरी है, कागज ही आपकी गुलामी है।
कागज ही गुलामी है, अगर आपको एक लाइन में बोल दी जाए तो। आधार कार्ड के ऊपर बोला था ना, जो अंकुश भाई ने बोला था, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। पिछली बार जब 2 साल का जब आपको लॉकडाउन दिया उन्होंने, उस लॉकडाउन में उन्होंने एक ट्रायल करके देखा। उन्होंने जबानी बोला, जबानी। कुछ जगह पर रिटर्न मतलब आदेश भी आए, जैसे आपके महाराष्ट्र में औरंगाबाद का कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया कि जब तक आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इधर आपके कुछ लोगों ने कर दिया कि जब तक आप नहीं दिखाओगे आपको राशन नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को बोला कि आपको बस में नहीं या ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन की टिकट आपको तब मिलेगी जब आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप दिखाना पड़ेगा। इसी तरह से फ्लाइट की टिकट का है, इसी तरह से स्कूल में जाने का है, पेंशन लेने का है, हाजिरी का है, पेपर में बैठने का है, ऐसे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है ना आपके ऊपर। इन्होंने देखा कि यहाँ क्या क्या लूप होल बचे, तो अब इनका पूरा फोकस एक ही बात के ऊपर है कि आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से जुड़ जाए। आपका बैंक अकाउंट, पैन नंबर, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गाड़ी की आरसी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके मकान के कागज, आपके दुकान के, खेत के, कंपनी के, फर्म के, आपकी ITR, आपका GST, आपका राशन कार्ड, आपका जो आपके पास कागज जिंदगी के कमाए हैं वो सारे के सारे किस चीज के साथ जुड़ जाएं? आधार कार्ड के साथ। और वो माहौल बनाया जाता है। मैं आपको फिर से अगेन में एक आपको ये कुछ लाइनें ऐसी हैं जो परमानेंट होती हैं, तो दिस इज वन ऑफ दैट परमानेंट लाइंस कि माहौल बनाया जाता है कि आप कॉम्प्लाई करें, आप उनके हिसाब से ही सोचें, आप उनके हिसाब से ही बोलें और आप वही करें जो वो कहें, ऐसा माहौल बनाया जाता है। अब आपका मोबाइल का सिम गुम हो गया, आपके पास 2 ऑप्शन दिए उन्होंने। आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आधार दोगे तो आधे घंटे में एक्टिवेट, बल्कि अभी 15 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा आपका सिम कार्ड। लेकिन अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दोगे तो 2 दिन लग जाएंगे। अब आप क्या प्रेफर करोगे? दे दो आधार कार्ड। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हो, कोई और डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो, पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो, आधार दोगे तो अभी के अभी हो जाएगा, आधार नहीं दोगे तो 1 हफ्ता चक्कर कटवाएंगे। तो आप क्या करोगे? आप दे दोगे। हमारे हरियाणा में इतना बड़ा खेल खेला हमारे खट्टर साहब ने। उन्होंने क्या खेल खेला कि अगर आपको पेपर में अप्लाई करना है, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो आपको फैमिली आईडी और आधार देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने उसमें लिख दिया कि तुम ये गलत कर रहे हो, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, आप कंपलसरी नहीं कर सकते। तो पता क्या बोलती है हरियाणा सरकार? अच्छा, कंपलसरी नहीं कर सकते, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है, उसी आदेश में लिखा हुआ है कि अगर सरकार से कोई सब्सिडी, स्कॉलरशिप या कोई लाभ लेना है, कोई भी लाभ लेना है, तो आपको आधार देना पड़ेगा। तो उन्होंने लाभ में क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि यदि आप आधार कार्ड देते हो तो फॉर्म की फीस होगी 900 रुपए, और आधार और फैमिली आईडी नहीं देते हो तो 1800 रुपए। आपको ये 900 रुपए का लाभ लेना है तो आधार दो। तो हमको 900 बचाने हैं तो हम आधार दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आधार में आपकी कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आपको तो इंफॉर्मेशन को कि महत्व को सिखाया ही नहीं गया कि उसको सिक्योर करना कितना इंपॉर्टेंट है। और आजकल इंजीनियर साहब हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो मालूम ही है कि डेटा इज द न्यू फ्यूल। जिसके पास फ्यूल है उसी के पास समाज का कंट्रोल है, तो जिसके पास डेटा है उसी के पास आपकी गर्दन है, उसी के हाथ में। तो अब अगली बार जब वही 2 साल पहले वाला माहौल लाना होगा, जब उनको ये कहना होगा कि तुम अपना अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको मंडी में नहीं जाने देंगे, मार्केट में दुकान नहीं खोलने देंगे और वो सब नहीं करने देंगे, तो अब उनको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे ने वैक्सीन लगवाई है, नहीं लगवाई है, आधार के साथ अपडेटेड है उसका सारा रिकॉर्ड
क्योंकि आपकी आभा आईडी, अपार आईडी, PEN आईडी, दूसरी आईडी, ढिमकी आईडी, फलाना आईडी, वो सब बना के बैठे आयुष्मान कार्ड टाइप के, और वो उसके बाद में उनको सिर्फ एक ही काम करना है, आपके आधार को इनएक्टिव कर दो, बस। अब आधार इनएक्टिव, आप गए, अरे बैंक में पैसे नहीं निकल रहे, बैंक वाला बोलेगा भैया आपका आधार नहीं चल रहा, आधार वाले से जाकर बात करो। आधार वाले के पास गए, आधार वाला बोला भैया आपने वो वैक्सीन नहीं लगवाई हुई ना, तीसरी डोज, वो लगवा लीजिए। हैं? अभी आप फिर नर्स के पास गए, बोले भैया कि बहन जी ऐसे ही लगा दो ना फर्जी वाली, सर्टिफिकेट बना दो बस खाली। बोले नहीं CCTV लगा हुआ है, लगा के दिखाना है तुमको। बोले पानी वाला लगा दो, पानी वाला तो लगा देंगे, यहाँ से बाहर निकलोगे तो वो स्कैनर वाला खड़ा हुआ है, वो बॉडी चेक करेगा कि असली मटेरियल गया है कि नहीं गया आज तक। ओहो फंस गए, लगवाना पड़ेगा। लगवा लिया, अब तो खोल दो, मतलब लगवा के फिर आधार वाले के पास गए कि भैया अब बच्चों को रोटी खिलानी थी, यही इसीलिए लगवाए थे ना आप लोगों ने कि रोटी खिलानी थी, क्योंकि रोटी कंट्रोल तो आदमी कंट्रोल, पानी कंट्रोल तो आदमी कंट्रोल। तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम करते, अब आधार वाले के पास गए कि लगवा ली भैया, अब खोल दो आधार। हाँ जी अभी लो। अरे अंकल जी माता जी ने भी नहीं लगवाया, क्योंकि फैमिली का पूरा आईडी जुड़ा हुआ ना आपस में, तो अब माता जी को भी लगवानी पड़ेगी तभी खुलेगा। फिर बेटे को नहीं लगवानी पड़ेगी, फिर बाप को, फिर दादी को भी लगवानी पड़ेगी, फिर दादा को भी लगवानी पड़ेगी, फिर सबको लगवानी पड़ेगी। जब तक सबका नहीं लगेगा तब तक आधार नहीं खुलेगा, जब तक आधार नहीं खुलेगा तब तक बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, तब तक पानी नहीं आएगा, तब तक बिजली नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं आएगा। क्योंकि बिजली के नए कनेक्शन, नए मीटर चिप वाले हैं, वो आधार के साथ जुड़े हुए हैं। अब उनको कनेक्शन काटने के लिए आपके घर आने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से बटन दबाकर आपका बंद किया जा सकता है। पानी के भी नए कनेक्शन आधार के साथ जुड़े हुए हैं, नए मीटर आपके पानी के भी लग रहे हैं, और यहाँ तक कि अब गैस के सिलेंडर का साइज छोटा करने वाले हैं। अब आपको गैस का कनेक्शन भी पाइप से देने की प्लानिंग चल रही है। अडानी की सर्विस पूरे घर, जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा उसके बाद आपकी गाड़ी का फास्टैग भी उसी के साथ कनेक्टेड किया जा रहा है, आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी सब उसी के साथ कनेक्टेड है। और गाड़ियों में किल स्विच भी आ गया है, नई वाली गाड़ियों में अगर आधार एक्टिव नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। मजा आएगा ना? बहुत बढ़िया प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी क्या प्लानिंग है इससे बचने के लिए? पता ही नहीं है पहली बात तो कि ऐसा भी हो रहा है। भाई पहले वो कर चुके हैं ना, पहले वो एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं, वो उन्होंने वार्निंग दे दी है, हम फिर आएंगे। इस बार तो नहीं बना, गब्बर के दो जो आए थे, इस बार टैक्स नहीं दिया किसानों ने, हम फिर आएंगे अगली बार दूसरी सेना लेकर, पूरा इंतजाम करके आएंगे। अब की बार देखेंगे जय और वीरू कैसे अड़ेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभी तक मुझे नहीं लगता आप समझ रहे हैं, क्योंकि जिसको समझ आ गया वो घर में नहीं बैठ रहा है। मैं नहीं गया हूं घर, 7 साल से घर नहीं गया हूं मैं। घर वाली को जब कभी लगता है कि टाइम बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए और बड़ा समय हो गया बिताया, तो फिर वो बोलती है कि भगवान मेरे को भी ले चल थोड़े दिन, और तो ऑप्शन नहीं है कुछ। क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा है और आपको मालूम है कलेक्टर आपकी नहीं सुनेगा, तहसीलदार आपकी नहीं सुनेगा, पटवारी आपकी नहीं सुनेगा, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, वो भी ऐसी तैसी करेगी। अभी तो फ्री लग रहा है, फिर 5,000 लगेंगे, लगवाना ही पड़ेगा। पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा अगर नहीं लगवाओगे। ऐसे बोलते ना, वो नहीं लगवाएंगे। 400 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 40 रुपए के लिए, ये मैं इसलिए अलग अलग बता रहा हूं कि डॉक्टर को अलग कमीशन मिलता था उनको वैक्सीन लगाने का, और आंगनबाड़ी वर्कर को अलग मिलता था, उनको थोड़ा मिलता था स्टाइफंड, उसका पैसा मिलता था। ऐसे चंद कागज के टुकड़ों के लिए उन्होंने अपने पूरे समाज की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। अभी देख रहे हो ना अपने आसपास, हार्ट अटैक, चलते चलते ठां, नाचते नाचते, वरमाला पहनते हुए, रामलीला होते हुए, दफ्तर में बैठे हुए, जिम में जाते हुए,
अभी रिक्शा चलाते हुए, बस चलाते हुए, ट्रेन चलाते हुए, फ्लाइट उड़ाते हुए, अरे हार्ट का सर्जन हार्ट का ऑपरेशन करते हुए हार्ट अटैक से मर रहा। क्या स्टुपिडिटी है यार। दुनिया को बताएगा कैसे वो हार्ट ठीक कैसे रखा जाता है। मरे ना, हार्ट का सर्जन मर रहा, ठीक है ना, दूसरे डॉक्टर मर रहे हैं। वो जिसने जोकोविच को बोला था ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में कि ये नहीं लगवा रहा है इंजेक्शन, इसको, इसका सदस्यता रद्द करो, वो पत्रकार भी टपका अभी 3-4 दिन पहले, हार्ट अटैक से, सडन डेथ, कार्डियक अरेस्ट, टक। जो अफसर कहते थे हमने भी तो लगवा लिया, हमको कुछ नहीं हुआ, अभी टक। और ध्यान दीजिएगा, आप में से जो बैठे हुए हैं, आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन डरने की जरूरत है। जिनको लगने के बाद बुखार हुआ था, खांसी हुई थी, जुकाम हुआ था, सिर दर्द हुआ था, चक्कर आया था, या खुजली हुई थी, या खारिश हुई थी, कुछ भी हुआ था, वो ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। उनका नंबर आ रहा है बड़ी जल्दी। किसी नेता के छाती में टक्कर मार के मर जाओ, इससे बढ़िया शहीद तो कहलाओगे। वरना 2025 तक उनका नंबर या तो परमानेंट बीमारी के रूप में आ जाएगा। जिनको भी ये सब हुआ था ना, आप में से जो भी लोग बैठे हैं ना, मैं 100% गारंटी से कह रहा हूं, जिसको लगने के बाद बुखार हुआ था, आज उसकी बॉडी में जान नहीं है काम करने की। है कोई ऐसा जिसको फील हो रहा है कि हाँ ऐसा है? हाँ, ये सबूत आपके सामने। बॉडी में गुंजाइश नहीं बची है, हिम्मत नहीं है काम करने की, याददाश्त चली जा रही है लोगों की, आंखों की रोशनी कम हो रही है, बाल उड़ रहे हैं, दांत गिरने शुरू हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है कहीं पर भी, पीरियड्स में दिक्कत आ रही है, कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। 70% बच्चे नपुंसक और बांझ हो चुके हैं। आपके आईवीएफ सेंटर आपकी हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बाहर खुले हुए हैं, इतने खुल रहे हैं। 2500 आईवीएफ सेंटर है मुंबई में अकेले में। 10 साल पहले 10 भी नहीं थे, 2500 हैं अब। बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। बीज, मैंने कहा था ना, वहीं आ रहा हूं ना, बीज पे जहां से शुरू किया था। खेत में बीज नहीं है किसी के पास बच्चा, सारे बीजों का डीएनए चेंज कर दिया, सब कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स दे रहे हैं। गांव में जाओगे, आपके गांव में कोई बुल नहीं मिलेगा, अब आपको कोई सांड नहीं मिलेगा, कोई झोटा नहीं मिलेगा, कोई मेल आपको ऐसा रिप्रोडक्शन के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा है। सब कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हो रहा है। आदमी का भी बीज आदमी के पास नहीं बचा, डंगर का भी नहीं बचा, और पेड़ों का भी नहीं बचा, और फसलों का भी नहीं बचा, खाने का भी नहीं बचा। तो बचा क्या है भैया आपके पास? बाकी चीजें आधार से जुड़ गई हैं। रही सही कसर एक और कर रहे हैं। फोन आएगा आपके पास, भैया लोन लोगे क्या? वो आएगा, जिन्होंने नहीं ले रखा उनके पास आएगा, लोन लोगे क्या? वो बोलेगा लोन किस पे लूं? किसी पे ले लो, डंगर पे ले लो, पुरानी गाड़ी पे ले लो, पुराने घर पे ले लो, पुराने किसी चीज पे ले लो, नया बनाना उस पे ले लो। बोला हमने कुछ नहीं है, पुराना कुछ नहीं है हमारे नाम पे ना। वो बोलते हैं कि आप 10th की डीएमसी पे ले लो। वो बोला 10th की डीएमसी भी नहीं है, अनपढ़ हूं। अरे आधार कार्ड पे ले लो, 10,000 का मिलेगा आपको। रेडी पटरी वाला हो अगर 10,000 कर दो, 10,000 कितना भी ले लो, बस एक बार। आपने ले लिया, सोचा कहीं खर्च कर देते हैं, फिर किस्त के ऊपर खर्च कर दिया। 3-4 महीने से ठीक किस्तें जा रही हैं, 3-4 महीने ठीक किस्तें चली जाओ, फट से फोन आएगा टॉपअप ले लो, और ले लो, मिल रहा है और मिल रहा है, आपको ऑफर मिल रही है, आपको 10 लाख की, 5 लाख की, प्री अप्रूव्ड लोन, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, लो। अरे फ्री में मिल रहा है, क्या दिक्कत है, ले लो। फिर उसकी इंस्टॉलमेंट देना शुरू करते हो। फिर घर में अचानक कोई खर्चा आ जाता है, उधर दे देते हो, फिर इंस्टॉलमेंट पे करने की गुंजाइश नहीं बची। फिर फोन आएगा, साले दे नहीं सकता था तो लिया क्यों था? है कि नहीं? आपको पहले लोन देकर उस पोजीशन में लेके डालना है कि आप और ले लो, और ले लो। जब तक आप ले सकते हो लेते रहो, और जब आप देने की गुंजाइश ना बचे, अब आ जाओ सारी प्रॉपर्टी लेकर के। अब आपका सिविल खराब, ना सिर्फ आपका, आपकी पत्नी का भी, आपके बच्चे का भी, आपकी मां का भी, सबका खराब। नहीं, क्योंकि वो सब आधार से जुड़े हुए हैं, वो फैमिली कनेक्टेड है सारी आपस में। नहीं है क्या? अब आप जाओगे अपने गांव में, जिस गांव से आए हो ना, जाओ अपने गांव में, पूछो उनसे, आपके पास तो जमीनें हैं? बोलेंगे कहां जमीनें हैं? सबकी जमीनें बैंकों में लोन पे पड़ी हैं, सबकी।
11,000 का आंकड़ा है पिछले साल का, 11,452 किसानों ने आत्महत्या की है 2022-23 में, पता है ना। और ये आंकड़ा कम से कम 5 गुना होगा, तब उन्होंने 11,000 बताया। और उसमें सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले आपके महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान हैं। और वहां जाकर देखोगे तो पता चलेगा 1 एकड़ जमीन की कीमत अगर 30 लाख रुपए है तो उन लोगों ने, हरामियों ने 60-60 हजार रुपए में गिरवी रखी हुई है उनको। और 60-60 हजार रुपए जब वो पे नहीं कर पाए, उसको बढ़ा बढ़ा के 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख करा हुआ है। और जब जमीन नीलाम करते हैं ई ऑक्शन से या दूसरे ऑक्शन से, तो बैंक का मैनेजर अपने रिश्तेदार को बोलता है तू बोली लगा दियो, तेरे नाम पे कर देंगे। वो जो 20 लाख का एकड़ का था या फिर 50 लाख की जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका मकान है, 10-10 लाख में, 5-5 लाख में नीलाम कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को। फिर बाद में उसी को फिर 50 लाख का बेचते हैं। नहीं चल रहा। तो पर्सनल जमीन उधर लोन पे चली गई, पर्सनल आपका चला गया। धंधा मैंने आपको बता दिया था। अगर आप बिजनेस ऐसा करते हो जो इनकी इस एजेंडे को चलाता है, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, तो आपका धंधा बढ़िया चलेगा, बाकी सबका धंधा ठप होगा। लोकल दुकानदार है उसका भी, किराने वाले का भी, क्योंकि उसको बड़े स्टोर खा जाएंगे। लोकल मिस्त्री का भी, आपका कोई पर्सनल कोई और दुकानदार, कोई हाथ से काम करने वाला है उसका भी, कोई छोटा उद्योग चला रखा है उसका भी आपका नहीं चलेगा। गारंटी है नहीं चलेगा भैया। इट्स ए डिजाइन, इट्स ए डिजाइन। अगर ये इत्तेफाक होता तो अलग बात थी। अगर लॉकडाउन में, अभी तो पता चल गया लॉकडाउन असली था कि नकली था, या अभी भी बूस्टर लगवाने का मन कर रहा है? अभी तो चल गया ना पता। अगर ये पता चल गया कि लॉकडाउन वाज ए प्रोपेगेंडा, तो लॉकडाउन में आपकी दुकान बिजनेस बंद करना वाज ए प्लानिंग ना। क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं हुई है बर्बाद, श्रीलंका भी बर्बाद हुआ है, पाकिस्तान भी हुआ है, अमेरिका भी हुआ है। अमेरिका के 3 बैंक उड़ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े। और फिर वही बात है, जब आपका एसबीआई उड़ेगा तो खबरों में क्या आएगा? उससे पहले अमेरिका के उड़ गए तो फिर हमारे भी उड़ गए, जापान के उड़ गए तो हमारे भी उड़ गए। इसमें क्या? इटली ने कौन सा रोक लिए थे मरने से? यही तो सिखा रहे ना। क्योंकि हमको इन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना पालतू कुत्ता बना लिया। तो जो नेताजी बोलते हैं वही हम बोलते हैं। जिसने जिसका पट्टा डाला हुआ है वो उसी की तरज पे भौंकता है। वो बोलता भौंकने शुरू हो जाते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ। क्योंकि आपको बचपन से ही ट्रेनिंग ये दी गई है, बचपन से ही कंपटीशन सिखाया ना। आपके वाला नेता बढ़िया है कि हमारे वाला नेता बढ़िया है? क्या नहीं? हमको लगता है ये नेता बढ़िया, हमको लगता है ये नेता बढ़िया। और महाराष्ट्र में तो बड़ा अच्छा है, महाभारत चल रहा है। महाराष्ट्र में तो आपको समझ नहीं रहा आपने वोट किसको दिया था, है कि नहीं? मतलब सब कंफ्यूज है कि हमने तो किसको बनाया था यार, ये बन क्या गया, ये जा कहां रहा है, कौन किसकी मां किसका बाप, एकता कपूर का नाटक बना रखा है कि नहीं? यही हो रहा है ना इधर तो। और हमारे दिलों में ये एस्टैब्लिश करवाया जा रहा है कि पॉलिटिक्स करने वाले तो गंदे ही होते हैं। और हमने मान लिया और हमने एक्सेप्ट किया। कमाल की बात, ये एक्सेप्ट कर लिया। लॉकडाउन लग गया, बर्बाद कर दिया, बॉडी खा गए, लेकिन कोई है नहीं सुनने वाला। अभी आपने बोला आपकी बॉडी में आपको पता चल रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है। अब नाउ व्हाट? हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? कलेक्टर ने आदेश दिया था, जाके पूछो जरा कि भैया मेरी बॉडी जो खराब हो गई है, जिंदगी भर मुझे ये ढोना पड़ेगा, पूरी जिंदगी। अब टेस्ट करवाने जाओ आप, जिनको तकलीफ हो रखी है, टेस्टों में नहीं आता है, क्योंकि जो बॉडी में डाला गया है वो इस देश के अंदर उसकी कोई रिसर्च ही नहीं है। जब रिसर्च ही नहीं है तो टेस्ट में कहां से आएगा भैया? आपको टेस्ट की टेक्निक तो अमेरिका देगा, सॉरी अमेरिका नहीं, इजराइल देगा ना। इजराइल से तकनीक आएगी तो आपको वो टेस्ट में पता चलेगा। उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा आपको क्या तकलीफ है। वो जब देंगे तब देंगे, क्योंकि वो अभी नहीं देंगे। अभी दे दिया तो आपको सच्ची में पता चल जाएगा ना। कि हम जैसे लोग जो बोलते थे इसमें ग्राफीन ऑक्साइड डाला, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल डाला, इसके अंदर तुमको ब्लड क्लॉट होने वाले हैं, तुम्हारे बॉडी खराब होने वाले। 2020 में भौंका करता था मैं, जब ये आई भी नहीं थी। जब अखबारों में आता था ना वायरस का चक्कर, ये कागज पे इतनी देर ठहरता है, स्टील पे इतनी देर ठहरता है, लकड़ी पे, सुन देखेंगे ना एडवर्टीजमेंट,
किसी ने उस एडवर्टाइजमेंट की सबसे निचली लाइन पढ़ी कभी? है किसी को याद? नहीं याद ना? स्टार लगा के लिखा होता था ना, जैसे आपके वो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उन सब में जितने भी आपको कहते हैं कि ये सारा एग्रीमेंट, टर्म्स एंड एग्रीमेंट साइन करो, तो उसमें नीचे स्टार में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वैसे ही हर एक एडवर्टाइजमेंट जो भी कोरोना की आई, उसमें सबसे नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता था अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है। और मैं तब बोलता था वैक्सीन आएगी, आपने अपने बच्चों को बचाना है। और मेरे को क्या बोलते थे पता है? वो एलीट क्लास, क्योंकि मेरा क्लाइंट एलीट क्लास था उस टाइम पे। अब इतना मोटा पैसा कौन देगा एक अपॉइंटमेंट का? वही देगा ना जो मोटा पैसा। वो एलीट क्लास मेरे को क्या बोलता था कि डॉक्टर साहब का तो ऊपर वाला माला सटक गया है। तो पागल हो गया बंदा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सरकार हमको ऐसे थोड़ी करेगी। मैं बोलता था इट्स प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्यों है? मैंने वीडियोस बना रखी है यार कि जो आपको टीका लगाया जा रहा है, जो आपको ये इंजेक्शन दे रहे हैं, इसका पेटेंट बिल गेट्स के नाम पर है। बिल गेट्स इज नॉट अ डॉक्टर। और बिल गेट्स को वो पेटेंट कब मिला पता है आपको? कब? 2017 में। बीमारी आई 2019 में, पेटेंट मिल गया 2017 में, अप्लाई किया था 2014 में। तो इसका मतलब 14 में पता था उसको तो कि ये सब होने वाला है। 2017 में आरटीपीसीआर की किट टनों की संख्या में बुलाई गई थी, चाइना से मंगाई गई थी। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर उसका वो था, पूरा सबूत था। सब सबूत है अपने पास जो बात बोल रहा हूं मैं, एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अभी तो यहां वो आपके महाराष्ट्र में तो एडवोकेट नीलेश ओझा ने केस किया हुआ, आदर पूना वालों को भी पार्टी बनाया है, बिल गेट्स को भी पार्टी बनाया हुआ उसके अंदर। बिल गेट्स के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा है ना, पता है ना आपको? हत्या का मुकदमा दर्ज, जिन जिन बच्चों को लगी थी। तो अब आप डिटॉक्स जरूर करवा लेना, मैं नंबर दे दूंगा आपको, आपका ना पैड तो आप सबके पास है ही है, लिख ही लीजिए आप। मैं आपको नंबर लिखवा देता हूं, जिसने भी लगवा रखा फैमिली में ना, और जिसको कुछ भी नहीं हुआ था ना, तो चांसेस है कि उसको प्लेसिबो लगा है, जिसको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत से लोग ऐसे, और ये ज्यादा लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि 70% लोगों को हमेशा पानी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब भी कोई मास ट्रायल होता है। मास ट्रायल चल रहा है ये आपके ऊपर, साइकोलॉजी का भी, राजनीति का भी, ये सोशल स्ट्रक्चर का भी, एजुकेशन का भी, और अब ये हेल्थ का भी। तो ये मास ट्रायल में 30% लोगों को ही असली केमिकल दिया जाता है, और असली केमिकल वाले लोगों को तो महसूस हो ही रहा है। 85578 85578 फिर 57235। ये शुभम है, ये डॉक्टर सूजन का फार्मूला है, जिन्होंने, डॉक्टर सूजन को आप अगर जानते होंगे, छत्तीसगढ़ से हैं, जिन्होंने WHO में भी काम किया है। और जब उन्होंने वहां काम किया तो पता चला, वो आजकल उसको WHO को क्या बोलते हैं मालूम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वहां जाकर पता चला ना कि एक्चुअली ये क्या खेल खेल रहे हैं। तब उन्होंने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना शुरू किया, तो बीच में ये बनाया था। अभी तक हम जिन जिन लोगों ने इसको देखा है, तो हमारे पास उसके रिव्यूज आए हैं, हर किसी को लाभ हुआ उससे, हर किसी को। दोबारा बोल देता हूं, 85,578 85578 और 57235। तो क्या हुआ, फिर से वहीं आते हैं। कहां पे थे हम? कौन सा पार्ट रह गया? ये तो हो गया डिटॉक्स विटॉक्स तो है। हाँ, अमेरिका क्यों जाते हैं ये तो बता दिया था ना मैंने आपको, कि आपके ऊपर कोई भी नियम, कायदा, कानून जो आईपीसी के अंडर आता है, ये तब तक लागू है जब तक आप शरणार्थी हैं। और आप शरणार्थी कब हो जाएंगे? जब आप अपनी मूल जगह को छोड़ देंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को उसकी मूल जगह छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, टीवी के माध्यम से, समाज के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से,
नौकरी के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से। और क्योंकि अब आपका सारा डेटा ऑनलाइन है, तो आपकी लाइफस्टाइल, आपके परिवार का स्ट्रक्चर, आपका सब कुछ जीने का तरीका एंड ऑल, मतलब खर्चा, प्रॉपर्टी अभी कितनी बची है, कितनी प्रॉपर्टी पे लोन हो चुका है, कितनी पेंडिंग है, रोज की आमदनी कितनी है, रोज का खर्चा कितना है, खर्चा करने का स्टाइल क्या है, सामान ब्रांडेड खरीदता है कि देसी खरीदता है, लोकल खरीदता है, कैश में ट्रांजैक्शन है कि ऑनलाइन है, ट्रैवल गाड़ी से करता है कि बस से करता है, रोज का खाने का स्टाइल क्या है, पैदल कितना चलता है आदमी। आपका मोबाइल बताता ना सब कुछ, पैदल कितना चलते हो, गाड़ी से कितना चलते हो। तो अब उनको लिए बड़ा आसान है। अब मान लीजिए आपको हार्ट अटैक होना है, आपने जो शरीर में केमिकल डलवाया है उससे, उनको मालूम है ना। देखो 2014 में अगर कोई केमिकल का किसी इलाज का या किसी इंजेक्शन का पेटेंट अप्लाई किया है और उससे 10-15 साल पहले ट्रायल चल रहा था उसका लैब के अंदर, तो उनको मालूम है कि हमने दिया है लोगों को, कौन से बैच नंबर में असली मटेरियल था, कौन से बैच नंबर में पानी था, ये भी मालूम है मेडिकल वालों को, तो सबको पता होता ना। अब जब ये जिसमें असली मटेरियल गया है वो कौन सी आबादी पे गया है ये भी मालूम है उनको ये भी पता है कि उसका रिएक्शन क्या क्या होने वाला है, उसका ये भी पता है कितने लोग हार्ट अटैक से मरने वाले हैं, कितने ब्रेन हैमरेज से मरने वाले हैं, कितनों को लकवा होने वाला है, कितने नपुंसक होने वाले हैं, कितने लोगों को एलर्जी होने वाली है और कितने के घुटने दर्द होने वाले हैं, कितने के हिप ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे, कितनों को क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब उनको पता है। जब उनको पता है और आपकी लाइफस्टाइल का भी पता है, तो अब उनको आपके लाइफस्टाइल को देख के इधर एल्गोरिदम बन रहा है पूरा स्टेज के ऊपर। एल्गोरिदम में पता चला कि पुणे में इस एरिया में रहने वाले लोगों को इतने कदम रोज पैदल चलते हैं, भाई ये लोग 10,000 कदम से कम चलते हैं। तो अगले दिन अखबार में अगर एक हेडलाइन पूरी बड़ी आ जाए कि 10,000 से कम कदम चलने वाले लोगों को हार्ट अटैक के 85% ज्यादा चांस है, तो आपको लगेगा कि आप तो कम चलने से मर रहे हो, नहीं? जबकि असलियत में आप, मेरा एक मित्र, उसको हो गया, मैं बैठा बैठा, हम क्या करते थे, मैंने उसको बड़ा समझाया था, मत लगवाना मत लगवाना। वो मोतीलाल का बड़ा फैन था। मोतीलाल समझते ना, अडानी का पालतू कुत्ता, समझते ना या नहीं समझे? अभी भी तड़ीपार का दोस्त, आदमखोर, अब तो समझ गए? अभी राइट भाई, किसी का आराध्य हो तो माफ करना, वो दूसरे वाले भी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि वो सत्ता पे बैठा है तो इसलिए उससे पूछना, उसका पहले नंबर पे आएगा। जब वो लोग थे, जब हम उनको भी गालियां देते थे पहले वालों को, क्योंकि हमको तो पता 2012 में ही चल गया था इसका। मैं तो 2012 में मैं गवर्नमेंट जॉब में था, सरकारी मास्टर था मैं पहले, और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी थी 2012 में। जैसे ही मुझे पता चला कि ये होने वाला है, मैं कहा मैं क्यों भैया इनके लिए काम करूं, मैं अपने बच्चे के लिए काम करूंगा ना, मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा, अपने बच्चे को सुरक्षित करूंगा पहले। अभी कौन ठुके, कौन फंसे सबसे ज्यादा? जो अकेले महसूस करते थे ना, वही कमजोर थे ना। जिसके साथ 2 लोग भी थे ना, 2 लोग भी, उन्होंने सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया, फर्जी भी नहीं बनवाया। जो समझदार थे उन्होंने फर्जी बनवा लिए। हुआ कि नहीं हुआ? जो अकेले थे लेकिन उनको पता था, उन्होंने फर्जी बनवा लिया, उनको पता था, मालूम था। ठीक, जैसे कोई राजीव दीक्षित को सुनता था, उनको मालूम था कि ये पूरा क्या गेम होता है। कुछ आर्य समाजी लोग थे, उनको भी मालूम था। हमने इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हमने इस नंबर पे रखा हुआ है। ठीक, और हमारा एक साथी कह रहा था कि आप भीमराव अंबेडकर जी की फोटो नहीं लगाते, लगी हुई है भैया देखो। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से वो जिन लोगों को, जैसे अनूप मंडल आपके साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और उनके जो हमारे, उनको बाप जी बोलते हैं, जिनको जो महाराज जी थे, उन्होंने बहुत पहले, अनूप मंडल के जो संस्थापक कह लीजिए, उन्होंने 114 साल पहले बता दिया था है कि ऐसे होने वाला है। तो वो सारे के सारे लोगों ने विरोध किया। जितने कबीलियाई लोग हैं, जितने ट्राइबल लोग हैं, उन सबका उन्होंने, उन सब ने विरोध किया। उनको भी पता था कि बॉडी को केमिकल्स की जरूरत नहीं होती है। किस ने लगवाए? कौन कौन थे लगवाने वाले? जो अकेले महसूस करते थे, जिनके पास कोई रास्ता नहीं था मानने का, और जो लालच और डर में फंसे। सिर्फ 2 ही चीजों की वजह से लगवाया,
लालच और डर। तीसरी अगर किसी चीज का अगर हम नाम लें तो वो बहकावा था। बहकावा मतलब टीवी का बहकावा ले लीजिए, उसके नेताजी का बहकावा ले लीजिए। नेताजी कौन? जिसको भी आप मानते थे। कैसे? उन्होंने सरकार बनने से पहले, उस टाइम पे शिवसेना की सरकार थी आपके महाराष्ट्र में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और इधर इसमें क्या नाम, हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार है, और केंद्र में मोतीलाल बैठा ही था। अब यहां क्या होता है, मैंने एक ट्रेंड देखा। मैं जब महाराष्ट्र की दौरे पर आया 2021 में, तो मैंने महाराष्ट्र का गेम देखा कि महाराष्ट्र में सारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज का जो प्रधान है, प्रेसिडेंट है, और जो मार्केट सोसाइटी का प्रधान है, और जो आपके दूसरी कमेटियां हैं जितनी भी, या मेयर है, वो सब शिवसेना के आगे। नहीं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों, चाहे वो दूसरे समुदायों के हों, सबके हों। बल्कि मुस्लिम इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे गेम, जो ये मैं वर्ल्ड ऑर्डर बोल रहा हूं ना, जिसके मैं गेम प्लान की बात कर रहा हूं ना, ये इंडिया का नहीं है, इसमें भारत की राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ये इजराइल से चलता है। और उनके लिए मुसलमान कौम सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि इसको मैं एक छोटा सा इलैबोरेशन कर दूं 2 मिनट का। इनका जो कंट्रोल है, जो ये चाहते हैं पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना, कंट्रोल करने के लिए पहले इनको माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप शरीर से बंधक नहीं बना सकते, लेकिन अब आपको गुलाम अगर करना है तो ऐसा गुलाम करना पड़ेगा कि आपको पता ही ना चले कि आप गुलाम हो। जैसे गुलाम की क्या परिभाषा होती है कि वो हमेशा सर झुकाए रखता है ना। अभी जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने एलीट लोग हैं, जितने वो हैं सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वो सारे के सारे ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट पे, मेट्रो से, गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। आगे ड्राइवर चला होता, पीछे बैठे होते हैं। उनको कभी देखा है आपने वो कैसे रहते हैं? नहीं, हमेशा गर्दन झुकी रहती है ना। एयरपोर्ट पे बैठे हर आदमी की गर्दन मैंने ऐसे देखी। कोई आपस में बात ही नहीं करता है, सबकी गर्दन ऐसे झुकी हुई है सलाम में, जिसको वो मोबाइल कहते हैं। अगर आपको ये पता करना हो कि आप गुलाम हो या आजाद हो, तो बहुत आसान है। अगर आपका अलार्म आपके मोबाइल में है तो आप गुलाम की कैटेगरी में आते हो। क्योंकि अपने परिवार को सुप्रभात बोलने से पहले, फ्रेश होने से पहले, दूसरे लोग अपने शरीर से बात करने से पहले, परमात्मा को याद करने से पहले, सोते सोते जिसका पहला हाथ मोबाइल पर जाता है और मोबाइल खोलकर वो व्हाट्सएप चेक करने लग जाता है या दूसरा चेक करने लग जाता है, तो ये समझो वो उनके हिसाब से ही चल रहा है। कि आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो ना। उठते ही सबसे पहला काम जो अगर मोबाइल को छेड़ता है वो गुलाम की कैटेगरी में आ रहा है, तब आप आज़ाद नहीं हो सकते। आज़ाद का तो मतलब क्या है कि जरूरत होगी तो हाथ लगाएंगे मोबाइल को, जिसको जरूरत होगी वो अपने आप कर लेगा। मुझे जरूरत होगी तब हाथ लगाऊंगा। अगर आप रैंडमली अपने मोबाइल में कुछ भी चेक कर रहे हो जिसका आपको पता नहीं है, अगर आप अपने मोबाइल में रैंडमली कुछ भी देख रहे हो जिसका आपको पता नहीं है, आपने एक फिल्म देखनी है, आप वो फिल्म खोल करके देख रहे हो, तब आप गुलाम की कैटेगरी में नहीं आते हो। आपको कोई फिल्म देखनी है और आप फिल्में ढूंढ रहे हो कौन सी देखूं और फिर क्लिक कर रहे हो, वो आप फिर गुलाम की कैटेगरी में हो। नहीं समझे? या भी नहीं समझ आया? तो अब आपको पता ही नहीं कि आप गुलाम हो, तो उनके लिए तो इजी है ना। आप अगर डिस्काउंट देखकर दुकान में घुस रहे हो तो वो आपको खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपको जरूरत है कि नहीं है नहीं पता। अगर आप मॉल में जाते हो और आपको लेना था एक चीज और आप लेकर 10 आए हो, तो आप उनके हिसाब से खरीद रहे हो। समझ गए ना? अगर आप ब्रांड की खरीद रहे हो अपने परिवार को छोड़कर, अपने समाज की चीजों को, बनी हुई चीजों को छोड़कर, तो आप उनके हिसाब से खरीद रहे हो। तो जब आप सारा ही काम उनके हिसाब से कर रहे हो तो फिर आप आजाद कैसे हुए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री विल देन? है फ्री विल का क्या? बच्चे दाई से पैदा नहीं कर सकते, कानूनन अपराध है।
पैदा होने के बाद उनको सारे इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, ये फ्री विल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, आधार कार्ड बनवाना ही पड़ेगा, उन सारे इंजेक्शन का रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा, स्कूल में CBSE से ही बढ़ाना पड़ेगा, मैडम ने जो बोला वही लिखना पड़ेगा, सिलेबस में जो है वही पढ़ना पड़ेगा। बाहर की चीजें पढ़ के अपनी मर्जी से बोलोगे तो गेट आउट ऑफ द क्लास बोल दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी जो कहेगी वही करना पड़ेगा, सरकार जो कहेगी वही करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री विल देन? जियोगे कब? दुनिया को देख करके शादी में खर्चा करना है, दुनिया को देख करके बर्थडे पर खर्चा करना है, बच्चों को क्या खिला रहे हो इसका भी नहीं पता है। इस पे हम लोग लंच के बाद बताएंगे आपको, खाने के बाद आपको बताएंगे इस मुद्दे पर, जहां जो रह गया। लेकिन आपको एक काम करना है, मैंने आपके दिमाग में बहुत सी चीजों के बीज डाल दिए है ना। मैं आज हम जो काम करें ना, ये सीडिंग का काम है। ये 3 दिन की ट्रेनिंग होनी है, 2, 3, 4 को फरवरी को, अभी 2-4 दिन के बाद में पुणे में ही। उसका एड्रेस आपको अमोल भाई ये सब दे देंगे, तो आप उस सारा पता दे देंगे, तो उसमें फिर और डिटेल में समझिएगा इस कहानी को। लेकिन तब तक कुछ सवाल आपके दिमाग में आए होंगे, यकीनन मैं ऐसा मानता हूं। आपको पैड दिया गया है, उस पर लिखिए, उन सवालों को लिख करके यहां तक पहुंचा दीजिए या इस पर पहुंचा दीजिएगा। आपके हर व्यक्ति के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे भोजन के बाद। जो भी पार्ट रह गया इसके बाद हम लोग इसको कवर करते हैं। तब तक के लिए विश्राम लेते हैं थोड़ी बहुत देर का, जैसे ही आपको मन से संचालित करके बताएंगे कि आपको दोबारा कब आना है। और हम लोग भोजन के बाद